एंड व्हेन आई साइन 63(4)(c) आई ऑल्सो गिव द कोर्ट द राइट कि कोर्ट मुझे बुला सकता है कभी भी समन दे करके प्रेजेंट होने के लिए, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन या क्रॉस क्वेश्चनिंग उस एविडेंस से रिलेटेड होगी तो। फाइनेंशियल फ्रॉड में टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकवरी परसेंटेज ऑफ मनी। क्यों? CCTNS करके गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसपे अब पूरा क्राइम जो होता है वो ट्रैक होता है, और एक अलग सिस्टम बनाया है CFC-FRMS जिसके अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड की मॉनिटरिंग होती है। कितना टाइम लगता है कन्विंसिंग डीफेक वीडियो बनाने के लिए? चाइना को इंडिया में अपना एजेंट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सिर्फ ऐसे 10-15 लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जहाँ पे फोटोज़ हैं सोशल मीडिया में, दे कैन बिल्ड द एंटायर पिक्चर ऑफ द बिल्डिंग। पब्लिक वाईफाई कितना सेफ है? फॉर एग्जाम्पल एक मेरा गाँव है, वहाँ पे एक लड़का था, वो कहीं बाहर गया, किसी कॉल सेंटर में जॉब लग गई, उसने स्कैमिंग सीखी। कई बार उनको ये भी नहीं पता होता स्कैमिंग कर रहे हैं। यू वोंट बिलीव, मुंबई में एक CBI ऑफिसर वाज डिजिटली अरेस्टेड फॉर 48 आवर्स। What? Yes, until and unless his wife didn't tell him that it was a fake digital arrest. बहुत बहुत स्वागत है आपका योगल जी। धन्यवाद। आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? साइबर यूवी कौन है? ओके फाइन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइबर यूवी कई लोग सोचते हैं इट्स अ कंपनी, इट्स अ ब्रांड, इट्स समथिंग। साइबर यूवी इज एक्चुअली माय नेम and there's a very interesting story behind this name. So my actual name is Yugal Pathak and I'm working in the field of digital forensics. Cyber UV actually ऐसे आया, मेरा pen name UV था because I'm also a writer. So someone on Truecaller edited it and made it Cyber UV because I was working in the cyber domain. So from here it became Cyber UV and then I thought it's a good name, so now it follows. फिर वो पॉपुलर हो गया? फिर वो पॉपुलर हो गया धीरे धीरे लिंक्डइन पे हर जगह, और अब मैं साइबर यूवी बन गया। तो आपका जो काम है डिजिटल फॉरेंसिक्स, आप सिंपल शब्दों में कैसे समझाओगे? ओके, मैं इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा। हम यूजुअली कोर्ट्स में जाते हैं। कोर्ट्स में क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ जस्टिस, वी नीड जस्टिस, राइट। हम कहते हैं कि कोई भी अगर सड़क पे किसी से लड़ भी रहा होगा, क्या बोलता है कि तेरे को कोर्ट में देख लूँगा। वाई? बिकॉज वी थिंक दैट कोर्ट विल गिव अस जस्टिस। नाउ वी एक्चुअली नो हाउ जस्टिस इज डिलीवर्ड इन द कोर्ट। आई गिव ए सिंपल एग्जाम्पल. In court, there are two lawyers, one in the defense, one in the prosecution. Both are two bowlers. One is doing bowling, one is doing batting. क्रिकेट पिच पे एक लेग अंपायर होता है, अगर सिक्सर पड़ा तो वो सिक्स देगा, अगर LBW हुआ या फिर बोल्ड हुआ तो वो आउट देगा. Now when it is some kind of a close call, whom we call the third umpire. थर्ड अंपायर. Has anyone seen the third umpire? No. नहीं, इनविजिबल. But his decision is the final one. Forensics is the same. In the court, the leg umpire is the judge, two lawyers are the bowler and batsman, but there is a third umpire which actually uncovers what was done. That is forensics. So a forensicator is someone which you'll never see in any news headline or somewhere, but he is only the one who is uncovering what is the reality of the case. तो आप बोल रहे हो कि जब डाउट होता है किसी केस में तो थर्ड अंपायर है फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट जो एविडेंस सबमिट करता है. Exactly. विच इज़ क्रेडिबल एविडेंस. Exactly. तो आपके काम को लेके कुछ मिसकंसेप्शन है लोगों को? हाँ, लोग को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि डिजिटल फॉरेंसिक्स वाले हैकिंग करते हैं, या फिर लोग को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है डिजिटल फॉरेंसिक्स वालों का काम होता है डेटा रिकवर करना. येस, कंप्यूटर साइंस में डेटा रिकवरी इज़ अ ब्रांच, डेटा रिकवरी इज़ अ पार्ट ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, बट डेटा रिकवरी ही डिजिटल फॉरेंसिक्स नहीं है. डिजिटल फॉरेंसिक्स लोग को लगता है टेक्निकल फील्ड है, बट वो टेक्निकल फील्ड नहीं, वो टेक्नो लीगल फील्ड है. हम लोग जो भी करते हैं लॉ के अंडर रह के करना होता है. ये नहीं होता कि बूम से एक स्क्रिप्ट चलाई और आप फ़ोन हैक करके डेटा निकाल लिया. दैट इज़ नॉट फॉरेंसिक्स. वो कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सो दैट फॉर एग्जांपल जैसे कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आप इस मोबाइल को टैप करो, जैसे मूवी में देखा तभी होता है, आप मनी मन जाके किसी का टैप नहीं कर सकते. हाँ, और टैपिंग इज़ बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट, इट इज़ अंडर पुलिस. फॉरेंसिक्स के अंदर टैपिंग इज़ नॉट द मेन थिंग. फॉरेंसिक्स के अंदर क्या होता है, मेरे पास कोई पर्सन इज़ द ऑफेंडर, उसका फ़ोन आया, उसका फ़ोन लॉक्ड है, उसके फ़ोन से मुझे सारा डेटा निकालना है. मेरे पास कोर्ट से एक क्वेश्चन आया जिसमें 3 फोटोज़ हैं. नाउ देयर वाज अ मर्डर में एक पर्सन सस्पेक्टेड है जिसकी फ़ोटो मेरे पास है. कोर्ट मुझे एक फ़ोन देगा और एक क्वेश्चनर देगा कि ये इंसान की फ़ोटो क्या इस फ़ोन में मौजूद है, अगर मौजूद है तो कैसे मौजूद है, क्या इसके कोई कॉल रिकॉर्ड्स हैं, क्या इसकी डिटेल्स हैं. मैं जो भी डेटा दूंगा, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा, उससे आपको बेसिकली कोर्ट में ये अनकवर करने में ईजी रहेगा कि उस इंसान का क्या लिंकेज है.
सो इन फोरेंसिक्स हम दो चीज़ें करते हैं, पहले तो हम क्रेडिबल एविडेंस देंगे, दूसरा हमें मोटिव देना होता है क्राइम का। अच्छा। बिकॉज अगर आप लॉ में जाके देखोगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड मेंस रिया एंड एक्टस रियस। एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट, और मेंस रिया मतलब मोटिव ऑफ द क्राइम। इन दोनों के बिना कोई भी क्राइम कोर्ट में प्रूव नहीं हो सकता है। तो दैट इज़ व्हाट इज़ द क्रेडिबल फॉर्म ऑफ डिजिटल फोरेंसिक्स। तो आपको ये सब सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए या फिर इसकी ट्रेनिंग मिलती है जब आप एंटर करते हो जब सिलेबस आप डिजिटल फोरेंसिक्स में जाते हो तो बेसिकली आप टेक्निकल ग्रेजुएट के तौर पे भी जा सकते हो, आप लॉ ग्रेजुएट के तौर पे भी जा सकते हो, स्पेशली फोरेंसिक साइंस के कोर्सेज भी होते हैं, बीएससी एमएससी फोरेंसिक साइंस, उसके थ्रू भी जा सकते हो। बट द थिंग इज व्हेन यू एंटर इन डिजिटल फोरेंसिक्स आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। बीएससी एमएससी डिजिटल फोरेंसिक साइंस में तो लॉ पढ़ाते हैं, बट इफ यू आर अ बीटेक एमटेक यू आर टेक्निकल ग्रेजुएट देन यू शुड नो लॉ। बिकॉज शुरू शुरू में जब आप टेक्निकल एनालिसिस लैब के अंदर बैठ के कर रहे हो तब तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट द मोमेंट यू एंटर द कोर्ट you will face a lawyer there who will be doing cross questioning with you, who will be doing cross examination. There you will need to know the law, because अगर आपको सेक्शंस की या इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि आपका एविडेंस किन एक्ट्स के अंदर या किन सेक्शंस के अंदर क्रेडिबल एविडेंस बन सकता है, देन इट कैन बी क्वेश्चनड। अच्छा, तो अगर मान लो एक क्राइम केस आपके पास आता है तो आप कैसे शुरू करते हो इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ट्रेल, कहाँ से शुरू होता है? ओके, लेट मी टेल Some यू examples. फ्रॉम डिटेल। फॉर एग्जांपल एक मर्डर हुआ, मर्डर पे पुलिस सबसे पहले क्राइम सीन पे जाएगी, वहाँ पे जा कर के एफआईआर होती है, सब कुछ होता है। एफआईआर होने के बाद एविडेंस वहाँ से जब उठाए जाते हैं उसको कहते हैं सीजर, सीज करना। एविडेंस सीज किए, सीज होने के बाद एविडेंस की एक चेन ऑफ कस्टडी बनती है। फॉरेंसिक्स में इस चेन ऑफ कस्टडी का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है। ये चेन ऑफ कस्टडी एक संजीवनी की तरह काम करती है जो एविडेंस को एंड तक जिंदा रखेगी, वरना एविडेंस की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती जो है। बोलते हैं टेम्पर्ड विथ एविडेंस। एग्जैक्टली। चेन ऑफ कस्टडी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिविंग द एविडेंस टू मी, आई हैव अ एंट्री इनटू दैट फॉर्म। एक फॉर्म होता है जिसमें हैंडेड ओवर, टेकन ओवर। अच्छा। तो मैंने आपको कब टेक ओवर किया और आपने कब टेक ओवर किया और मैंने आपको कब हैंड ओवर किया, उसकी एंट्री रहती है विद टाइम एंड डेट। नाउ दैट टाइम एंड डेट में 1 मिनट का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपने मुझे दिया, मैंने तब आपसे लिया 1600 आवर्स टू 1600 तो आवर्स। इसका प्रोसेस रहता है पेपर वर्क? इसका पेपर वर्क रहता है प्रॉपर, ठीक है। 1600 आवर्स का 1600 आवर्स अगर हो गया तो 1 मिनट के लिए एविडेंस कहाँ था? किसी अननोन पर्सन की कस्टडी में। दैट मीन्स इट इज टैम्पर्ड। और ये चेयर ऑफ कस्टडी कोई 2 पेज 4 पेज नहीं होता, ये 200 पेज तक भी जा सकती है, टिल द टाइम क्या बात कर रहे हो, 200 या पेज का? टिल द टाइम द एविडेंस इज देयर। बिकॉज बड़े बड़े जो केसेस होते हैं कोर्ट्स में, उसमें 1 एंट्री 2 एंट्री 3 एंट्री 4 एंट्री 5 एंट्री चलता रहता है। एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर होगा तो भी उसमें आपका एंट्री होगी, और वो एंट्री तब तक चलेगी जब तक एविडेंस प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं हो जाएगा। ये चीज़ होती है। चेन ऑफ कस्टडी भरी, उसके बाद उसके साथ साथ सीजर फॉर्म होता है, जिससे आप एविडेंस ले रहे हो उससे पंचनामा भरवाया जाता है, सीजर। उसमें वो इंसान ये सर्टिफाई करता है कि मुझसे जो एविडेंस लिया गया है वो ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं लिया गया है, वो मेरी विल से लिया गया है। अच्छा। प्लस फ़ोन के अंदर कोई पासवर्ड होते हैं, अगर कोई पैटर्न होते हैं, पिन होते हैं, कोई इंक्रिप्शन होता है, तो वो इंसान उस चीज़ को बताएगा उस फॉर्म में, जो कंसेंट फॉर्म होता है उसका। उसके बाद पुलिस उसको सीज करके एफआईआर की कॉपी के साथ हमारे पास लाती है। हम पहले सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। अच्छा, फोरेंसिक्स में डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने पूरा एनालिसिस कर लिया, पूरी रिपोर्ट बना ली, कोर्ट में जब आप लेके जा रहे हो अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट है, किसी भी हाल में कोर्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहते हैं ना कानून में They are कागज़ की ज़्यादा कीमत होती है। इंसान कुछ भी बोले उसकी कीमत नहीं होती है, कोर्ट में कागज़ चलता है। तो दैट डॉक्यूमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट होने चाहिए, तब वो कोर्ट में तब वो आपका फोरेंसिक लैब में इंडक्ट होगा। इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन का मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ एविडेंस हाथ से लिया और हो गया। जो एविडेंस लेके आ रहा है उसकी प्रॉपर फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, उससे एविडेंस लेते हुए एविडेंस को खोला जाएगा, उसके अंदर से हार्ड ड्राइव निकाली जाएगी या मोबाइल फ़ोन भी लिया जाएगा, उसकी सारी स्टेट नोट की जाती है, क्या स्टेट में वो था, उसका कलर, उसमें कोई स्क्रैचेस हैं, एयरप्लेन मोड ऑन है नहीं है, डिवाइस स्विच ऑन था स्विच ऑफ था, सब कुछ नोट किया जाता है। ताकि लेटर कोर्ट में क्या होता है, वकील क्वेश्चन करते हैं जब आपको एविडेंस मिला वो किस स्टेट में था। अगर आप क्लियरली उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाए, वो बोलेंगे जब ये क्लियरली ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे एविडेंस किस स्टेट में था, मतलब इनका एविडेंस टेम्पर हो सकता है, ही हैज़ नॉट डन इट प्रोसीजरली। तो इसलिए हर एक छोटी से छोटी बारीक चीज़ को नोट किया जाता है अलग अलग फॉर्म्स में। उसके बाद वो एविडेंस को आएगा। अच्छा, फॉरेंसिक्स में एक और रूल होता है, ओरिजिनल एविडेंस पे कभी काम नहीं करते हैं। इसका मतलब समझाइए। जो आपका ओरिजिनल एविडेंस आपके पास आता है, वी आर नेवर वर्किंग ऑन इट, वी आर ऑलवेज वर्किंग ऑन द कॉपी ऑफ दैट एविडेंस। उसकी इमेज या उसकी कॉपी बनाई जाती है। वाई? बिकॉज ओरिजिनल एविडेंस पे अगर आप काम कर रहे हो और आपसे गलती से उसमें कोई भी चेंज हो गया तो वो टैम्पर हो जाएगा। अच्छा। फिर वो एविडेंस यूज़ करने लायक नहीं होगा। जैसे मान लो व्हाट्सएप रिलेटेड कुछ क्राइम है, फ़ोन में ही कुछ इमेजेस है या फिर रिकवर करना है आपको चैट्स, तो वो कैसे कॉपी करते हो आप? मैं बताता हूँ।
फ़ोन है, फ़ोन को एक फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया जाएगा। अच्छा। फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर उस फ़ोन के सारे डेटा को डंप कर लेगा और डंप करके एक उसकी इमेज बना देगा, एक फाइल बनाएगा इमेज, उसको फिर फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस करके आपको सारा डेटा दिखाता है। ओरिजिनल फ़ोन को स्विच ऑफ करके एविडेंस लॉकर में रख दिया जाएगा संभाल करके। और फ़ोन के केस में तो क्या होता है कि बेसिकली प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है देन हार्ड डिस्क या कंप्यूटर्स, बिकॉज फ़ोन आपका डायनेमिक डिवाइस है। फ़ोन में क्या होता है, आप लॉक करो अनलॉक करो कुछ भी करो, उसके एविडेंसेस बनते हैं, उसके लॉग्स बनते हैं। तो फ़ोन डायनेमिक डिवाइस है, फ़ोन में आपका सिर्फ डेटा कॉपी होता है, पूरे के पूरे फ़ोन का आप क्लोन नहीं बना सकते हो। अच्छा, समझ गया। ठीक है, वो डाटा को हमने पार्स किया, एनालाइज किया। अब आपसे एक कोई क्वेश्चन पूछता हूँ मैं इन रिटर्न। आपने एक फ़ोन लिया 128 GB का, हाँ। ठीक है, कैन यू टेल मी अमाउंट हाउ मच फाइल्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम दैट फ़ोन? कितनी फाइल्स आएंगी अगर मैं उसको फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर पार्स करूँ तो? एक अनुमान। काइंड ऑफ फोटोज वीडियोस वो सब सारी फाइल्स मिला के 5-10 हज़ार होंगे। 5-10 हज़ार। ठीक है, अगर 128 GB के पूरे फ़ोन का एक्सट्रैक्शन होता है, 128 GB डेटा निकलता है, ऑलमोस्ट 1 लाख टू 5 लाख फाइल्स कैन कम। यस, बिकॉज फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर सिर्फ जो करंट डेटा है उसको नहीं निकालता है। अगर फिजिकल एक्सट्रैक्शन हो रहा है फ़ोन का तो डिलीटेड डेटा भी रिकवर होगा, और वो डिलीटेड डेटा तब से रिकवर होगा जब फ़ोन लास्ट फॉर्मेट हुआ था। अच्छा, तब से लेके अभी तक। अच्छा, एक क्वेश्चन है अभी बीच में। मान लो या मैंने फ़ोन ख़रीदा था 2020 में, ठीक हाँ है, तो मैंने हर साल दिसंबर में उसको फॉर्मेट किया, हाँ तो जो अगर फॉर्मेट कर दिया या फिर फैक्ट्री रीसेट कर दिया तो वो डेटा नहीं मिलेगा। ना, फ़ोन के केस में फैक्ट्री सेट किया हुआ डेटा नहीं मिलता है। देर आर वेरी वेरी लेस चांसेस। फिर तो बहुत सारे क्रिमिनल्स होंगे जो स्मार्ट होंगे। किसी एक केस में अगर मिल गया तो, बट देर आर वेरी वेरी लेस चांसेस। फॉर्मेटेड फ़ोन का डेटा मिलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज फ़ोन की मेमोरी हार्ड डिस्क की तरह नहीं होती। जो हार्ड कोई डिस्क क्रिमिनल है अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है तो वो फैक्ट्री रीसेट कर लेगा। यस, बट उसमें भी अलग तरीके होते हैं। आप फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दो, बट दूसरे तरीके होते हैं निकालने दूसरे के लिए। तरीके आपका भी फ़ोन होते हैं। अगर फैक्ट्री रीसेट हुआ है उसका भी लॉग होगा, तो हम हाँ। कोर्ट में ये प्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ इसने क्रिमिनल ने फ़ोन को जानबूझ फैक्ट्री के रीसेट किया तो है। मोटिव। यस, तो वहाँ पे क्रिमिनल इंटेंट उसका वहाँ भी प्रूफ हो जाएगा कि ही हैज़ सम मैलिशियस मोटिव बिहाइंड फैक्ट्री रीसेटिंग द फ़ोन। सो सी फॉरेंसिक्स में मैंने कहा ना, मोटिव मैटर्स। आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव होगा। कोई नॉर्मल इंसान अपने फ़ोन को सिक्योरिटी पर्पज से अगर फैक्ट्री रीसेट कर रहा है तो सही है, उसने 6 महीने पहले किया होगा। क्राइम होने के 10 दिन पहले अगर वो फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर रहा है, वो नॉर्मल फैक्ट्री रीसेट नहीं होगा ना। हाँ। दैट विल डेफिनेटली बी सम हैविंग सम मैलिशियस मोटिव। सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। तो फ़ोन का डेटा निकल गया, सब तो कुछ हो कोई गया। भी ऐप आप देख सकते हो, मान लो डेटिंग ऐप्स हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मैं कोई वही भी बताता ऐप्स। हूँ। हाँ। तो फ़ोन का डेटा निकल गया। फ़ोन का डेटा निकलने के बाद उसमें 2 चैलेंजेस होते हैं। पहला तो आपका कुछ कुछ डेटा एनक्रिप्टेड होता है, जैसे आपने व्हाट्सएप के बारे में बात की। व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, सिग्नल है, एनक्रिप्टेड होता है। एनक्रिप्शन के केस में क्या होता है, फ़ोन के अंदर ही डिक्रिप्शन की होती है। अगर वो मिल गई तो डेटा डिक्रिप्ट हो पाएगा, नहीं हुई तो भी ट्रायल एंड एरर अटेम्प्ट्स होते हैं। पार्शियल डेटा कई बार डिक्रिप्ट हो जाता है, कई बार नहीं होता है। और अगर डेटा रिकवर नहीं, डिक्रिप्ट नहीं हो पाया पूरी तरह, तो हमें मैक्सिमम बहुत कुछ डेटा नहीं मिलता है। इन दैट केस वी हैव टू राइट इन आर रिपोर्ट कि हम इस डेटा को रिकवर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टेक्निकल चैलेंजेस, जिसको डिटेल में पूरा मेंशन किया जाता है। थोड़ा बैक स्टेप लेते हैं। ये समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, मुझे भी समझ में नहीं आता, ये जो बोलते हैं एनक्रिप्टेड डेटा या फिर टू एंड एनक्रिप्शन, वो क्या होता है एक्चुअली? देखिए, एनक्रिप्शन अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो आपने एक ताला लिया जिसकी 2 चाबी हैं। अब ताले में चाबी की एक शर्त है, एक चाबी से वो लॉक होगा, लॉक करके वो चाबी आपने फेंक दी पानी में। अब दूसरी चाबी दूसरे आदमी के पास है, जब वो दूसरा आदमी आएगा वो उसी चाबी से उसको खोल पाएगा। अगर दोनों चाबी नहीं है तो उस केस में वो ताला किसी भी हाल में नहीं खुलेगा, वो बंद ही रहेगा। अच्छा। अगर आप ताले को तोड़ते हैं तो ताला तोड़ने में जो अंदर का डेटा है वो पूरा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एन्क्रिप्शन का मतलब है कि आपने कोई डेटा, जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है युगल, युगल को एक ऐसे फॉर्म में बना दिया है, अनरीडेबल फॉर्म में, जो एक रैंडम स्ट्रिंग बन चुका है। अब उसको आप पढ़ोगे भी तो आपको समझ नहीं आएगा युगल लिखा हुआ है। बस अगर मैं उसको सेम उसी एल्गोरिथम से पास करूं तो जाकर के वो वापस युगल बन के आएगा। अच्छा। वरना वो युगल नहीं रहेगा। तो व्हाट्सएप में जो एन्क्रिप्शन होता है या फिर किसी भी ऐप में एन्क्रिप्शन होता है, उसका पर्पज़ यही होता है कि डाटा अगर जा रहा है नेटवर्क में और बीच में अगर क्रिमिनल उसको हैक कर ले और क्रिमिनल को डेटा मिल भी गया तो क्रिमिनल के किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि ना उसको पढ़ सकता है ना समझ सकता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा वो किस एल्गोरिथम से एनक्रिप्ट हुआ है, आप उसको ज़िंदगी में कभी डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। अच्छा। यस, और मॉडर्न क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम जो होती हैं वो बहुत रैंडम पासेज जनरेट करती हैं, तो डिक्रिप्ट करना इतना ईजी नहीं होता है। अब वापस आते हैं जो हम डिस्कस कर यस, रहे थे।
तो एन्क्रिप्टेड डेटा मिला, एन्क्रिप्टेड डेटा निकल गया, उसके बाद आपकी फ़ोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होती हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इतनी ज़्यादा फाइलें फ़ोन से निकलती हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास एक क्वेश्चनियर होना चाहिए, एक पॉइंट होना चाहिए। तो कोर्ट से हमेशा हमको जब भी डॉक्यूमेंट आते हैं, पुलिस से जब भी आते हैं, उसके साथ एक केस का बैकग्राउंड होता है, पुलिस की एफआईआर में कहीं वो पे। भी आपको पहले से यस, वो बैकग्राउंड ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, अब एक घर से 5 फ़ोन आए, अब मुझे कैसे पता कौन सा विक्टिम का फ़ोन है, उसके भाई का फ़ोन कौन सा है, उसकी मदर का फ़ोन कौन सा है। अगर मुझे आइडिया रहेगा कौन सा फ़ोन किसका है, तो मेरे दिमाग में एक तो बेसिकली आप डॉट्स कनेक्ट करते हो, एग्जैक्टली। पता नहीं रहेगा बिग पिक्चर, तो कैसे आप बस यस, अब मैं आपको बिट 5 सेट फ़ोन दे दूँ, 5 फ़ोन का एक्सट्रैक्टेड डेटा दे दूँ, तो आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कौन सा फ़ोन किसका है? फ़ोटोज़ देख देख के तो हम पता नहीं कर सकते ना। तो मुझे एक्चुअली आइडिया तो होना चाहिए कौन सा फ़ोन किसका है या किस ये पर्पज़ से वो कैसा फ़ोन आ होता रहा है? है। आपको केस ब्रीफिंग होती है या डॉक्यूमेंट मिलता है? केस ब्रीफ भी आता है कई बार, और कई बार एफआईआर की कॉपी भी आती है, डिपेंड करता है, वो डिफेंड कई कई लैब्स में मैंडेटरी होता है कि केस ब्रीफ आपको देना ही देना है। तो केस ब्रीफ में लिखा होता है कि क्यों फ़ोन सीज हुआ, क्या पर्पज़ था, और कोर्ट एक्चुअली जानना क्या चाह रहा है उससे, या पुलिस जानना क्या चाह रही है। मुझे अगर क्वेश्चन नहीं पता होगा तो मैं उसका आंसर कभी नहीं कर सकता हूँ, फिर तो मैं गुमनामी में घूमता रहूँगा ना। फिर और आप अपना प्रोसेस शुरू करते हो। फिर हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं, उन क्वेश्चन के आंसर हमको मिल गए, तो वो आंसर्स भी आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वे में देने होते हैं, जिसमें आप जो भी प्रोसीजर्स यूज़ करोगे वो प्रोसीजर सारे डॉक्यूमेंट होंगे, वो वेल साइंटिफिक प्रोसीजर्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आबरा का डाबरा छू और एक बार निकल गया दोबारा नहीं निकला। बिकॉज कोर्ट में एक बहुत बड़ा क्लेम होता है कि अगर डिफेंस पार्टी कल को क्लेम कर दे कि मुझे इसका री एग्जामिनेशन करवाना है, तो जो आपका रिजल्ट आ जा रहा है वही रिजल्ट आपका अगले एग्जामिनेशन में भी आना चाहिए, तभी उसको वैलिड एविडेंस माना जाएगा। कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एग्जैक्टली, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल एंड रिसिलियंट टू एनीथिंग। ठीक है, तो ये आप प्रोसीजर्स अपना करके पूरा आपने रिपोर्ट, वेल डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट बनाया है, जिसमें आपने क्वेश्चनर के आंसर भी लिखे। वो रिपोर्ट फिर उसके बाद वेरीफाई होती है, वैलिडेशन होता है उसका, रिव्यू किया जाता है दूसरे के द्वारा। लाइक लैब में कई एग्जामिनर्स होते हैं, एक एग्जामिनर दूसरे की रिपोर्ट को रिव्यू करते हैं, मल्टीपल साइंस होते हैं। अच्छा, ये तो एक हिस्सा था। अब इसके बाद एक और सर्टिफिकेट जाता है इसके साथ, जो होता है 63(4)C क्या है वो? ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्चुअली एक एक्ट है, पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, जो हमारे एविडेंसेस को कोर्ट में रिप्रोड्यूसिबल बनाने के लिए या एक्सेप्टेबल बनाने के लिए वर्क करता है। तो 63(4)C सर्टिफिकेट ये कहता है, उसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो जिससे फ़ोन सीज हो रहा है वो भरेगा, या जिसने फ़ोन सीज़ किया कि जब मैंने फ़ोन सीज़ किया वो सही हालत में था और मेरी कस्टडी में था, और मैं जिम्मेदार हूँ अगर इसके अंदर कोई भी चेंज होता है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। एग्जैक्टली, या फिर जब ओनर, अगर ओनर दे रहा है तो। और दूसरा पार्ट मैं भरूंगा फॉरेंसिक एग्जामिनर, कि इस फ़ोन का फॉरेंसिक एग्जामिनर इस डेट से इस डेट तक मैंने किया है, मेरे द्वारा किया गया है, इससे जो भी डेटा निकाला गया है वो मैंने निकाला है, और इस डेटा में अगर कल को कोई भी गड़बड़ी होती है, आई एम सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एंड व्हेन आई साइन 63(4)C आई ऑल्सो गिव द कोर्ट द राइट कि कोर्ट मुझे बुला सकता है कभी भी समन दे करके प्रेजेंट होने के लिए, अगर क्रॉस एग्जामिनेशन या क्रॉस क्वेश्चनिंग उस एविडेंस से रिलेटेड होगी तो। तो ये काइंड ऑफ डिक्लेरेशन है जो आप एग्जैक्टली, काइंड ऑफ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेयर करते हो। यस। और ये 63(4)C बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज द मोमेंट यू साइन 63(4)C नाउ यू आर कंप्लीटली कनेक्टेड टू दैट केस। जब तक वो केस चलेगा तब तक आपको कितनी भी बार कभी भी बुलाया जा सकता है, आप ना नहीं बोल सकते हो, बिकॉज यू हैव साइंड दैट रिपोर्ट। और पूरे केस की वैलिडिटी, आपकी पूरे फॉरेंसिक एविडेंस की वैलिडिटी उस एक सर्टिफिकेट और चेन ऑफ कस्टडी, इन 2 डॉक्यूमेंट्स पे होती है। दोनों में से अगर कुछ भी टैम्पर्ड हो गया, मतलब आपका एविडेंस गया। और एक और होता है हैश सर्टिफिकेट। अब आपने इंक्रिप्शन की बात की, तो एक और चीज़ आती है हैश। कई लोग जो टेक्निकल वर्ल्ड में हैं, जो कंप्यूटर वर्ल्ड में हैं, वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हैश क्या होता है, एन्क्रिप्शन क्या होता है, क्योंकि दिखते दोनों सेम से हैं। ठीक है, हैश बेसिकली एक मैथमेटिकल फंक्शन है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे एन्क्रिप्शन तो व्हाट्सएप टेलीग्राम वगैरह, हैश का क्या है? हैश का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे युगल है, युगल को मैंने एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ABC9132B। ये स्ट्रिंग एक लंबी सी स्ट्रिंग होगी। अब युगल उस हैश में आ चुका है। ठीक है, अगर मैं युगल में कोई भी वर्ड ऐड करूँ, कोई भी लेटर ऐड करूँ, या कोई भी स्पेस ऐड करूँ, तो स्ट्रिंग चेंज हो जाएगी। अगर वो सेम युगल रहेगा तो स्ट्रिंग सेम रहेगी। इसका सिंपल मतलब क्या है, अगर हम किसी डाटा का हैश निकाल लेते हैं और उसको स्टोर कर लेते हैं, अगर वो डेटा सेम है तो हैश हर बार सेम आना चाहिए। अगर उस डेटा में कोई भी चेंज हुआ है तो हैश चेंज हो जाएगा। तो यही फॉरेंसिक एविडेंस की वैलिडिटी को डिटरमाइन करता है। अच्छा, एविडेंस का एग्जामिनेशन से पहले एक हैश लिया जाता है, सीजर के टाइम पे हैश लिया जाता है, एग्जामिनेशन के बाद हैश लिया जाता है, तीनों सेम आने चाहिए, मतलब एविडेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। जहाँ हैश चेंज हो गया मतलब एविडेंस में टैंपरिंग हुई है, वो एविडेंस कोर्ट में एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये हैश सर्टिफिकेट्स भी उसके साथ जाते हैं। कोर्ट वैलिडेट करता है कि ये सब जो प्रोसेस गाइडलाइंस है वो फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट फॉलो करना चाहिए। एग्जैक्टली।
और फॉरेंसिक लैब को ये सारी गाइडलाइंस फॉलो करवाने के लिए एक एजेंसी है सर्टेन। अच्छा, सर्टेन का आपने नाम सुना होगा शायद। ये प्राइवेट है गवर्नमेंट है? सर्टेन इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया। इट इज़ अ एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, मिनिस्ट्री के अंडर ही आता yes, है। which is basically giving a act called 79A। 79 हमारे आईटी एक्ट में है, which says किसी भी फॉरेंसिक लैब को एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नोटिफाई किया जाता है, या फिर किसी भी एग्जामिनर को एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नोटिफाई किया जाता है। कुछ गाइडलाइंस हैं उसके अंदर जो पूरी लैब को फॉलो करनी पड़ती है, फ्रॉम ह्यूमिडिटी कंट्रोल टू टेम्परेचर कंट्रोल टू एविडेंस स्टोरेज टू एवरीथिंग। हर चीज़ की गाइडलाइंस है, वो फॉलो करनी पड़ती है। हर साल सर्टेन ऑडिट करता है, आपको ऑडिट पास करना पड़ेगा, आपके प्रोफेशनल कंपिटेंट होने चाहिए, सब कुछ होने चाहिए। जब आप वो सर्टिफाई करोगे, UI 79 इज सर्टिफाइड, तभी आपकी रिपोर्ट कोर्ट में एक्सेप्टेबल होगी रेडिली। ऐसा नहीं है कि 79 इज सर्टिफाइड ना होने पे एक्सेप्टेबल नहीं होती है, बट 79 गिव्स यू मोर वैलिडिटी। अच्छा। तो ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो फॉरेंसिक्स को एक निष्पक्ष तौर पे और बेसिकली एक क्रेडिबल मेथड बनाते हैं, जिससे आप एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट करो और उससे आपका जस्टिस इंश्योर की जाए। अंडरस्टूड। तो कौन से नेचर ऑफ केसेस क्या क्या आते हैं आपके पास? नेचर ऑफ केसेस कैन बी एनीथिंग, राइट फ्रॉम केस ऑफ फायर, जहाँ पे एक आग लग गई घर में, किसी इंसान के पास कोई फ़ोन मिला था, रोड में किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ हो गई, टू मर्डर, टू रेप्स, टू एनी काइंड ऑफ मालवेयर इन्फेक्शंस, जहाँ पे रैंसमवेयर अटैक हो गए कंपनीज के ऊपर, या फिर कोई मालवेयर आ गया गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी कंप्यूटर के ऊपर, हर तरह के आपको केसेस मिलेंगे। प्लस इसका एक फाइनेंशियल एंगल भी होता है, जैसे आपने बोला फाइनेंशियल फॉरेंसिक्स भी होता है, वो भी डिजिटल फॉरेंसिक्स कभी कभी आता है। जैसे इनकम टैक्स की रेड्स होती हैं, वहाँ पे भी डिजिटल फॉरेंसिक्स वालों को ले जाया जाता है। हार्ड डिस्क की इमेजिंग होती है, टैली ERP वगैरह में डेटा होता है, उसको निकाला जाता है, लोग के बैंक अकाउंट की डिटेल्स वगैरह वो सब निकाल करके। फिर फाइनेंशियल फ्रॉड जो आपका होता है, साइबर क्राइम, उसमें भी फॉरेंसिक्स होता है। अकाउंट्स की ट्रेसिंग, ईमेल अगर आ रहे हैं किसी को, उसका एनालिसिस। उसके अलावा आपके फेक APKs आते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, तो हर चीज़ का फॉरेंसिक्स है। फॉरेंसिक्स इज समथिंग, जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस और एविडेंसेस हैं, हर चीज़ का फॉरेंसिक किया जा सकता है। फॉरेंसिक्स का सिंपल 2 वर्ड में अगर मीनिंग बताऊँ तो टू प्रूव इट इज़ करेक्ट और नॉट, राइट और नॉट, किसी चीज़ की सत्यता की परख को हम फॉरेंसिक्स कहते हैं। बिकॉज इसका मोटो है जस्टिस विद साइंस, न्यायार्थे विज्ञानम। अच्छा। सो वी आर यूजिंग साइंस टू प्रूव वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। और इसके बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे साइबर हो गया। साइबर फॉरेंसिक्स के अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे साइबर है, देन बायोलॉजी डिवीजन होता है, बायोलॉजी में सीरोलॉजी, DNA अलग अलग आता है। फिर आपका केमिस्ट्री डिवीजन है, केमिस्ट्री में टॉक्सिकोलॉजी आता है, केमिस्ट्री डिवीजन आता है, आर्सन डिवीजन अलग होता है, फिजिक्स में बैलिस्टिक्स आता है। उसके अलावा आपका लाइट डिटेक्शन अलग हो गया, ठीक है, नार्को डिवीजन अलग आता है। फिर उसके अलावा आपका हैंड राइटिंग एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स आता है। तो ऐसे अलग अलग इसकी ब्रांचेज है। फ्रॉम फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी, जो बेसिकली आपके टीथ से कनेक्टेड होता है, टू एंटियोमोलॉजी, जो आपका इंसेक्ट्स का फॉरेंसिक होता है, टू एवरीथिंग इज देयर। तो फॉरेंसिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस So हैं। you cannot get away with a murder. You cannot, like I'll say one line, you can escape from your boss, from your wife, but you cannot escape from the eyes of a forensicator. We see what is unseen. We actually train to see what is unseen. आपका काम तो बहुत एक्साइटिंग होगा, क्योंकि आपके पास गोल है कि मुझे ये साबित करना है, नहीं साबित करना है, मतलब I would say purpose है। exciting and frustrating दोनों होता है। फ्रस्ट्रेटिंग क्यों? Imagine you have 5 TB of data, जिसमें से आपको एक एविडेंस फाइंड करना है। आप लगे वो 1 महीने से आपको कुछ नहीं मिल रहा है, अच्छा अच्छा। एंड दैट इज़ अ वेरी हाई प्रायोरिटी केस। कोर्ट से आपको रोज डेडलाइंस आ रही हैं, आपको रोज प्रेशर आ रहा है। इमेजिन करिए एक बहुत बड़ा रेप केस हो गया, मीडिया में हाईलाइटेड है, आपके पास एविडेंस आया, प्रेशर बहुत है। 6 घंटे के अंदर इससे निकाल के दो। तो आपको mentally पता है कैसे- 6 घंटे में तो टूल इसको प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा। मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो ऐसे केसेस में, क्योंकि आपको पता है कि ये लाखों का डेटा है और कुछ उसमें से आपको निकालना है वन बिट। सी उसका तोड़ भी इसी के अंदर है। यू हैव टू गिव द साइंटिफिक रीजन फॉर एवरीथिंग। अगर आपके पास किसी चीज़ के होने का साइंटिफिक रीजन है, तो ना होने का भी साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। एंड इफ देयर इज समथिंग साइंटिफिकली प्रूवन, यू कैन नॉट ओवरराइड इट। अच्छा, कोई चीज़ अगर 6 घंटे में पॉसिबल ही नहीं है, तो यू कैन नॉट मेक इट पॉसिबल अनलेस और अंटिल तो यू कोर्ट से ज़्यादा टाइम मांगना पड़ेगा आपको एग्जैक्टली। cases में। बिकॉज आप कोर्ट में अगर बोलोगे भी ये चीज़ नहीं पॉसिबल है, तो उसका कोई साइंटिफिक रीजन आपको देना पड़ेगा, जिसके क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, वैलिडेशन करेगा कोर्ट। वैलिडेट होने के बाद दे विल डेफिनेटली एक्सेप्ट इट। फिर आपको तारीख पे तारीख करना पड़ेगा। तारीख पे तारीख तो चलता रहता है। ठीक है, तो साइबर अटैक्स पे आते हैं। ये जो फ़ोन नंबर्स का बाइंग और सेलिंग चलता है मार्केट में, मैं बोलता हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बोल रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यूरोप में, जब वो आते हैं हैदराबाद में, मेरे सिटी में जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो वो शॉक हो जाते हैं कि कोई रेस्टोरेंट
कहीं पे भी आप जाओ वो बोलते हैं कि ये फ़ोन नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, और यूरोप में GDPR चलता है, डेटा प्राइवेसी एंड ऑल दैट, कि दे आर लाइक क्या, व्हाई शुड आई गिव माई फ़ोन नंबर। तो इंडिया में ऐसा प्राइवेसी नहीं होता है क्या, ये नहीं होता है क्या एंड ऑल दैट। तो स्पैमर्स को हमारा नंबर मिल जाता है, ठीक है, और वो लोग कॉल करते हैं, तो हम टेलीकॉम कंपनी को सू नहीं कर सकते क्या फॉर डेटा लीक्स? Okay, you cannot actually sue them. There is a reason behind it. Because आपका नंबर सिर्फ टेलीकॉम कंपनी के पास नहीं है, इट्स अ पब्लिक थिंग. या नाउ लेट मी टेल यू आपका नंबर कहाँ कहाँ है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम राइट बिगनिंग. यू आर बॉर्न, बर्थ सर्टिफिकेट में फादर का नंबर होता है पहले, बाद में जब आप बड़े हो जाओगे आपका नंबर आ जाएगा, कभी वैलिडेट करना हुआ तो. आपके स्कूल एडमिशन के टाइम पे आजकल बच्चे के पास, पहले तो नहीं होता था, आजकल बच्चों के पास स्मार्टफोन्स होते हैं, बच्चों का भी नंबर होता है. कई बार पेरेंट्स का नंबर होता है लेकिन बाद में बच्चों का नंबर आ जाता है. 12th करते करते आपका नंबर आ जाएगा, राइट, स्कूल के डॉक्यूमेंट्स में. फिर हेल्थ डॉक्यूमेंट्स में होगा ही होगा, बैंक अकाउंट खोलेंगे होगा ही होगा, आधार में होगा, पैन कार्ड में होगा, हर ठीक जगह है. पे रहता है. फिर आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करेंगे वहाँ भी होगा. फिर आप फेसबुक, गूगल या फिर जीमेल चलाएंगे वहाँ भी होगा, व्हाट्सएप में भी होगा, ठीक है. फिर उसके अलावा अगर आप कहीं थर्ड पार्टी साइट्स में जाते हैं वहाँ भी होगा, आपके राशन कार्ड में होगा. सो एक फ़ोन नंबर है जहाँ आप जॉब कर रहे हो उससे लेकर के आपकी डेथ तक, दैट फ़ोन नंबर इज़ अकम्पनिंग यू एवरीवेयर. दैट फ़ोन नंबर इज़ योर PII, पर्सनली आइडेंटिफाइबल इन्फॉर्मेशन, वो खुद में ही जिसको एक बोला जाता है. आइडेंटिफिकेशन है. यस, इट्स आइडेंटिफायर. तो फ़ोन नंबर एक जगह तो है नहीं. अब फ़ोन नंबर स्पैमर्स के पास कहाँ से आते हैं? बिकॉज ऑफ डेटा लीक्स. वो डेटा लीक कहीं से भी हो सकती है. जैसे मैं पर्सनली अपना बताता हूँ, पिज़्ज़ा हट की 1-2 बार डेटा लीक हुई थी, उसमें मेरा भी नंबर बाहर आया था, मेरा पासवर्ड लीक हुआ था, मुझे नोटिफिकेशन आया था, मैंने चेक किया था, तो यस मेरा नंबर लीक था, और मेरा ईमेल लीक था बहुत जगह. तो लीक होना इज़ नॉट द इशू. द इशू इज़ वेयर द क्राइम बिगिंस इज पीपल डू नॉट फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस. फॉर एग्जाम्पल, आपने होटल का जैसे एग्जाम्पल दिया, पीपल गोइंग टू द होटल, the hotel owner asks him the Aadhaar card. What people usually do? आधार कार्ड दिया, रूम पे चले गए. ही सेज रूम पे आपके आधार कार्ड भिजवा दूंगा. ओके, पीपल थिंक वो आधार कार्ड क्या है? कुछ भी नहीं है उसमें. वो आधार कार्ड बहुत कुछ है. क्या मिलता है उससे? आपने रजिस्टर पे अपने साइन किए हैं, ठीक है. हम आपसे जो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेते हैं, होटल पे देखा है मैंने, कई लोग लेते हैं, उस पर भी आपके साइन करवाए जाते हैं. एक आधार कार्ड पे आपके साइन करवाए हैं विदाउट राइटिंग एनीथिंग. जब आप KYC करवाने जाते हो क्या होता है? सिर्फ आधार कार्ड पे साइन ही तो करवाते हैं. मैं उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर लिख दूँ, डेट लिख दूँ, आपका KYC डॉक्यूमेंट है वो. आई कैन ओपन अ बैंक अकाउंट विद इट, आई कैन ओपन अ न्यू नंबर विद इट, आई कैन डू एनीथिंग. आप सिम ले सकते हो जाके बाहर से. एग्जैक्टली. और लोग रियलाइज़ भी नहीं करते हैं. फोटोकॉपी मशीन में आपका आधार डाल रहा है, वो ये एक मैंने कॉपी कभी निकाल रहा, नहीं 2 सोचा कॉपी है. निकाल रहा. आपने कभी देखा है? कभी नहीं देखा है. अच्छा, लोकल फोटोकॉपी वाले के पास आप जाते हैं, लोकल फोटोकॉपी वाले के पास आपकी पूरी ज़िंदगी है. बचपन से आप डॉक्यूमेंट उसी के वहाँ से फोटोकॉपी करवा रहे हो. आपके बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के आपके स्कूल डॉक्यूमेंट से लेकर सब कुछ है उसके पास. अगर वो कहीं स्टोर कर रहा है तो वो तो आपकी पूरी ज़िंदगी बेच सकता है किसी को, अच्छा. राइट. तो इसका सिंपल ऑप्शन ये होता है, गवर्नमेंट ने आजकल जारी भी किया है, गवर्नमेंट ने वर्चुअल ID दिया तो आधार में इसके आजकल. साथ अवेयरनेस नहीं है ज़्यादा कि आप Awareness कौन नहीं सा है. 3 सेफ्टी गाइडलाइंस देना चाहोगे इसको? देखिए, पहले तो मैं आधार का ही बताता हूँ. गवर्नमेंट ने वर्चुअल ID दिया है आधार में आजकल, या फिर मास्क आधार है आजकल. मास्क आधार में क्या है, लास्ट 4 डिजिट से दिखते हैं सिर्फ आधार के. दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल. आपको सिर्फ आधार से यही तो वेरीफाई करना है, वो इंसान एग्जिस्ट करता नहीं करता है. पुलिस को भी कल को अगर आधार चाहिए होगा होटल से तो वो, या फिर वरना अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो, आधार कार्ड है उस पर एक सिंगल क्रॉस मार दीजिए, और सिंगल क्रॉस मार के उस पर लिख दीजिए फॉर होटल वेरिफिकेशन ओनली. और जो आप लिख रहे हो वो आधार के ऊपर आना चाहिए जहाँ पे आपका आधार है. वो अनएक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट नहीं होगा. मैं तो कहीं भी आधार देता हूँ, इवन टेलीकॉम कंपनीज को भी अगर देता हूँ कहीं, मैं उस पर लिख के देता हूँ रीज़न, सो दैट इट कैन नॉट बी यूज एनीवेयर. कल को वो आधार यूज़ होने के बाद वो चल जाएगा. अभी DPDP में हमारा एक चीज़ आई है, आप देखोगे अगर एक पॉइंटर है जिसको बोला जाता है पर्पस लिमिटेशन. पर्पस लिमिटेशन यही है. DPDP ये इंश्योर करने वाला है, जैसे आप GDPR कहते हैं, GDPR की जगह हमारे देश में DPDP आएगा. तो DPDP ये इंश्योर करेगा. अभी तक आया नहीं है क्योंकि उसको उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं अभी, बहुत सारे बेसिकली नॉट लूप होल्स, आई विल से इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं. बिकॉज उसके लिए पहले पूरा ग्राउंड वर्क फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, तब जाकर इंप्लीमेंट हो पाएगा. बिकॉज इंडिया में आज तक नॉर्मल IT फ्रेमवर्क्स ही प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए हैं. कल्चरली भी हम लोग इतना डेटा प्राइवेसी और इसमें जाते नहीं है. या बिकॉज इंडियंस, आई विल नॉट से एनीथिंग रॉन्ग, बट या इंडियंस यूजुअली हैव अ थिंकिंग दैट चलता है तो चलने दो, जब तक चल रहा है चलने दो. व्हेन देयर विल बी समथिंग रॉन्ग देन दे विल वेक अप, which is wrong. आज साइबर वर्ल्ड में money is not the essence. What is essence? It's time. Within second, within minutes your life will change. एक वीडियो कॉल आपने उठा लिया, आपकी फोटो कैप्चर हो गई, your life will change within seconds.
आप करोड़पति से सड़क पे आ जाओगे, यू विल हैव टू पे वट एवर द पर्सन वांट्स फॉर हाइडिंग दैट एविडेंस, राइट। एक चीज़ ये भी बोलते हैं कि अगर आप पहले 1 घंटे में या 30 मिनट्स में कंप्लेन करो तो वो रिकवरी करने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इन द केस अब जब पैसा हड़प लिया जाता है आपसे। फाइनेंशियल फ्रॉड में, हाँ। यस, फाइनेंशियल फ्रॉड में टाइम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिकवरी परसेंटेज ऑफ मनी। क्यों? वो इसलिए बिकॉज मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग विद उत्तराखंड पुलिस, मेरे सामने एक लड़की बैठी हुई थी, लाइक उसके साथ एक फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका था ऑलरेडी, उसकी कंप्लेंट दिखाई थी, तो उसको बुलाया था हमने। दोबारा उसको एक एसएमएस आया, उसने एसएमएस देखा नहीं, क्लिक कर दिया दोबारा से सेकंड टाइम, शी क्लिक इट, वो पुलिस स्टेशन आई, उसने बोला मेरा दोबारा पैसा कट गया अकाउंट से। इमीडिएटली वी कॉल्ड द नोडल ऑफिसर एंड वी सेड कि पैसा कितना गया है, क्या गया है, रोको। नोडल ऑफिसर बोला इसको मैसेज आया था 12/54 पे, 12:57 पे रेमिट हो चुका था पैसा अटैकर के अकाउंट से, मतलब अटैकर ने अपने अकाउंट में उससे पैसा लिया और 3 मिनट में पैसा वो आगे भी चले गया। 10 मिनट में उसकी शॉपिंग हो चुकी थी और अब वो पैसा आने के कोई चांस नहीं। मतलब जब तक वो लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचेगी, इनफैक्ट अगर वो पुलिस स्टेशन के अंदर भी बैठी होगी ना, तो भी वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग, जितनी देर में आप कुछ प्रोसेस करोगे तब तक। तो इसका सबसे ईजी सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया, अ नंबर 1930। अच्छा, 1930 एक सिंपल सा नंबर है, आप याद रखो। जैसे ही आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तुरंत 1930 पे कॉल करो, वरना आपके स्टेट की पुलिस हेल्पलाइन ने व्हाट्सएप नंबर्स भी जारी कर रखे हैं। अगर आप 1930 पे कॉल कर रहे हो और एंगेज आ रहा है, बिकॉज लाइन बिजी आती है कभी कभी, या फिर नहीं लग रहा कॉल, तो व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर रखे हैं। उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस, सब ने अपना जारी कर रखा है। व्हाट्सएप पे हाई भेजो, जो आपके ट्रांजेक्शन डिटेल है इमीडिएटली भेज दो। जैसे ही आप वो भेजते हो ना, वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड टीम बैठी हुई है पुलिस ऑफिसर्स की, जो इमीडिएटली नोडल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करके उस पैसे को फ्रीज करवा देते हैं। अच्छा, कंप्लेन एफआईआर बाद में दर्ज हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपका पैसा रोकना। तो आपका पैसा एक बार रुक गया ना, आपको मैसेज आ जाएगा कि दिस मच अमाउंट हैज़ बीन होल्ड। अटैकर का जो फ्रॉड था उसका अकाउंट पे पैसा होल्ड हो गया, उसके बाद आपको फिर नोटिफिकेशन मैसेज आता है जिसमें एक लिंक होता है, उस लिंक पे आप लॉगिन करो, लॉगिन करके पूरे एविडेंसेस डालो, आपकी कंप्लेंट दर्ज होगी। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद भी 0 एफआईआर का गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है। 10 लाख से ऊपर के केसेस में 0 एफआईआर होती है, जिसमें इमीडिएटली एक्ट करते हैं। यस, इसमें इमीडिएटली एक्ट होता है, बहुत फास्ट एक्ट होता है, और आपका ऑफेंडर जो है उनको अरेस्ट किया जाएगा। अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर सज़ा का पूरा प्रावधान है। ऐसा नहीं कि उनको सज़ा नहीं होती। लोग बोलते हैं हमने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन पे हमने कंप्लेंट की थी, उसके बाद वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। सी, लेट मी टेल यू अ सिंपल थिंग, पुलिस इज़ नॉट सुपरमैन। इन इंडिया पुलिस इज़ कंसिडर्ड अ सुपरमैन। पुलिस फायर भी संभाले, पुलिस ट्रैफिक भी संभाले, पुलिस साइबर क्राइम भी संभाले, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर भी संभाले। दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कैन नॉट डू एवरीथिंग, राइट। यू हैव टू ऑल्सो कोऑपरेट विद देम। यू रिपोर्टेड देयर। आपको पता है पुलिस स्टेशन पे एक दिन में कितने केसेस आते हैं? कई पुलिस स्टेशनों का महीने का लाखों का वॉल्यूम है केसेस का, इतनी कंप्लेंट्स आ रही हैं। बिकॉज 10 या 5 इलाकों को मिलकर के एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। कई कई जगह तो 6-7 डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर के एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, राइट। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही, गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है, साइबर सेल्स भी बनाए जा रहे हैं, बट साइबर क्राइम्स भी तो इतने हो रहे हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ साइबर क्राइम्स हैपनिंग इन सेकंड्स, मिलियंस ऑफ साइबर क्राइम्स। सो आपको भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। आप एक बार जाइए, उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक बार आप सोच रहे हो कि उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, आप दोबारा जाइए, उनसे मिलिए, बात करिए, दे विल आस्क यू थिंग्स। एंड द बिगेस्ट एंड द वर्स्ट थिंग आई सी विद सम सिटीजन्स इज, पूरा केस बन गया है, ऑफेंडर के बारे में पता चल चुका है, पुलिस उनसे पूछती है कि हम उनको अरेस्ट करने जाएंगे, वो अरेस्ट हो जाएंगे, उनकी लोकेशन वगैरह मिल गई है, हम एफआईआर फाइल करेंगे। आर यू रेडी टू कम इन द कोर्ट एंड से आपके साथ क्या हुआ है? नो सर, हमें कोर्ट नहीं आना है, हमें कोर्ट केस नहीं चाहिए। वाई? वाई? द पुलिस डिड ऑल द हार्ड वर्क जस्ट फॉर यू एंड नाउ यू आर सेइंग नो, दैट इज नॉट राइट। जनरली ऐसे लोगों के दिमाग में मेंटालिटी है कि कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, कोर्ट में दिक्कत होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कोर्ट जब भी एविडेंस आपकी होगी तब बुलाया जाएगा, समन आएगा, आप कोर्ट जाइए। मैं तो कितनी बार कोर्ट जाता रहता हूँ, तो कोर्ट में ऐसा कुछ तो नहीं होता है कि वो आपको उठा करके सूली में टांग देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, अनलेस यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, राइट। और आप कोर्ट में जाइए, अपनी चीज़ को बताइए, आपको सरकारी वकील मिलेगा। कई बार आप लॉयर अपना हायर भी कर सकते हो, अगर आप नहीं भरोसा करते हो सरकारी लॉयर पे, आप अपना लॉयर भी हायर करो, आप केस करो, एटलीस्ट उस ऑफेंडर को जेल करवाओ। उस ऑफेंडर को जब पुलिस अरेस्ट करेगी, उसके पास हो सकता है आपका पैसा ना मिले, बट अदर एसेट्स उसके पास होंगे साइबर क्राइम के,
वो अदर एसेट जब उससे सीज होंगे तो कोर्ट कल को आपका पैसा आपको मुआवजे के तौर पे वापस दिलवा सकता है, एटलीस्ट आपको कुछ तो मिलेगा। प्लस वो ऑफेंडर को सजा होगी तो 10 लोग तो उस क्राइम से बचेंगे। हाँ, वो भी नहीं सोचते। सो पीपल शुड नॉट बी सेल्फिश कि भाई मेरा पैसा तो वापस आ गया अकाउंट में, अब मैं क्यों आगे नाउ बढ़ूं। आई डोंट केयर। लोग को होता है मेरा पैसा आ गया बस अब केस क्लोज कर दो। एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द साइबर क्रिमिनल्स आर रोमिंग फ्री, बिकॉज दे नो कि इंडिया में कोई इतना पेन लेना ही चाहता है। एंड द पुलिस ऑल्सो समटाइम यू नो हैज गॉट दिस कि यार हम इतनी मेहनत तो करेंगे बट इन द एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट, द सिटीजन विल से नो आई डोंट वांट टू गो टू द कोर्ट, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग। ये बहुत बड़ा एक गैप है जो लोग 80% बर्डर पूरा गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है। बट लेट मी आस्क देम, यू सिट वन डे इन अ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एंड यू विल कम टू नो हाउ हेक्टिक इट इज डीलिंग विद दीज मेनी पीपल। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और कई कई लोग तो ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता है, उनको ये भी नहीं पता होता है कि उनके फ़ोन में पैसा कैसे गया, उनके फ़ोन आपको हाथ में लेने पड़ेंगे। सीनियर सिटीजन्स, क्योंकि Yes. जेनजीज मिलेनियंस को तो वो पता रहता है, बट इन केस ऑफ ओल्डर जनरेशन इन विलेजेस जेंजी कहो आप या यूथ कहो, किसी को नहीं आइडिया होता है। 80% लोगों को सिर्फ पेटीएम से पे करना आता है। मैं उनको बोलूँगा अपने पेटीएम की बैलेंस हिस्ट्री खोल के दिखा दो, उनको नहीं आएगा। मैं उनको बोलूँ ट्रांजैक्शन का आप मुझे URL नंबर दे दो, उनको नहीं आता है। ट्रांजैक्शन ID बताओ, नहीं आता। लोग को अपने बैंक स्टेटमेंट पढ़ने नहीं आते हैं। कितने लोग मैंने देखा है, कितने लोग इंडिया में ऐसे हैं जो अपने बैंक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले तो लोग पासबुक प्रिंट भी करवाते थे, आज तो कोई बैंक स्टेटमेंट देखता भी नहीं है, सिर्फ पे किया पे किया पे किया बस। तो उनको बोलो कि बैंक स्टेटमेंट लेने जाओ आप अपने बैंक ब्रांच में, तो पीपल थिंक इट्स अ लॉट ऑफ पेन। सो you have to also do something. Government cannot do everything. And honestly, I won't say anything, but यार at least people should cooperate with police for this purpose. रिकवरी पॉसिबल है, पैसा आता है, लोगों का लाखों रुपये आते हुए मैंने देखा है। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिनका 1 रुपया भी नहीं आ पाया है बिकॉज दे डिड लेट। और कई बार क्या होता है, लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं बिकॉज लोग को डर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने किसी इन्वेस्टमेंट स्कैम में किया, आप क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आपने किसी इन्वेस्टमेंट ग्रुप में कनेक्ट कर लिया, आपके पैसे कट गए। अब लोग पुलिस के पास जाने से डर रहेंगे, यार हम पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस हमें तो अरेस्ट नहीं कर लेगी कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हम टेलीग्राम चला रहे थे, हम ये कर रहे थे। वो तो फिर अपने अपने खुद का जो गिल्ट है उसके वजह से नहीं जाता। एग्जैक्टली, यू आर द विक्टिम, व्हाई विल द पुलिस डू एनीथिंग टू यू? द पुलिस विल एक्चुअली अवेयर यू कि नेक्स्ट टाइम से आप ऐसा मत करो। हाँ, आपको डांटा जा सकता है, आपको बताया जा सकता है, बट आपके ऊपर केस थोड़ी होगा, कम से कम क्रिमिनल तो पकड़ा जाएगा, यू शुड डू इट। बट लोग नहीं करते हैं एंड दैट इज़ वाई ये केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। वो एक कल्चर है ना एक्चुअली। इंडियन पुलिस जो है, आई एम गिविंग अनदर साइड ऑफ द स्टोरी, कि पीपल्स पुलिस ज़्यादा नहीं है। डराते हैं, धमकाते हैं, तो लोगों को वो डर रहता है। बट आजकल पुलिस बहुत मॉडर्न हो चुकी है, देयर इज अ मॉडर्न पुलिसिंग। पुलिस पीपल आर ऑल्सो नाउ अवेयर। आप जानोगे नहीं, पुलिस वाले, जैसे मैं कई पुलिस ग्रुप्स में कनेक्टेड हूँ, पुलिस वाले रोज़ ट्रेनिंग ले रहे हैं, पता है, रोज़ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। मैं भी कई जगह लेता हूँ। पुलिस वाले खुद नॉमिनेट होके डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं गवर्नमेंट के। साइबर कमांडो एक गवर्नमेंट ने भी प्रोग्राम बनाया है जिसमें स्टेट से स्पेशल पुलिस वालों को चुना जा रहा है, उनको साइबर कमांडोज बना के स्टेट्स में वापस भेजा जाएगा। IIT से लेकर के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने खुद से वॉलंटियर करके गवर्नमेंट के साथ उसमें कोलैबोरेट किया है। IITs के अंदर उनकी ट्रेनिंग्स हो रही है, उनको सिखाई जा रही सारी टेक्निकल चीज़ें, ताकि वो जा करके इस क्राइम को कम कर सकें। ये सब चेंजेस कब से आए हैं? लास्ट कुछ सालों से? हाँ, लास्ट कुछ सालों से, जब से मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संस्था बनाई थी I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो सिर्फ साइबर क्राइम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड को डील करने के लिए है। फिर I4C के अलग अलग वर्टिकल्स बने जिसमें आपका इंटेलिजेंस गैदरिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड के ऊपर काम करना, उनकी फॉरेंसिक लैब्स भी बनी है, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब। ऐसे कई कई डिपार्टमेंट्स बने, स्टेट पुलिस नोडल ऑफिसर्स बने जो नोडल्स डील कर रहे हैं। अगर किसी विक्टिम की सुनवाई नहीं होती है लोकल पुलिस स्टेशन पे, वो नोडल ऑफिसर के पास जा सकता है अपने स्टेट पे। फिर सेंट्रल में नोडल ऑफिसर्स हैं, फिर वो I4C को जाके कांटेक्ट कर सकता है। तो सारे स्टेजेस बने हुए हैं। अच्छा। पुलिस वालों को और पुलिस डिपार्टमेंट्स को डेडलाइन दी गई कि आपको इतने टाइम में इतने केस करने ही करने हैं, आपको मिनिमम इतने FIRs होने चाहिए, आपके एरिया में अगर केस रजिस्ट्रेशन कम हो रहा है तो उनका भी डेडलाइन चल रहा है। यस, हर चीज़ चल रही है। CCTNS करके गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है जिसपे अब पूरा क्राइम जो होता है वो ट्रैक होता है। और एक अलग सिस्टम बनाया है CFC FRMS जिसके अंदर फाइनेंशियल फ्रॉड की मॉनिटरिंग होती है। तो जो फ्रॉड अकाउंट से एक बार रिपोर्ट हो गए वो परमानेंट रिपोर्टेड रहते हैं, वो दोबारा चालू नहीं होंगे। किसी इंसान का मोबाइल नंबर अगर आपने रिपोर्ट कर दिया, वो उनके डेटाबेस में ऐड होते जा रहा है। प्लस एक और चीज़ मैं सारे सिटीजन्स को बताना चाहूँगा, किसी के पास अगर फ्रॉड कॉल्स आते हैं, फ्रॉड लिंक्स आते हैं, उसको ब्लॉक करना ऑप्शन नहीं होता है। आप गवर्नमेंट की प्लीज़ हेल्प करें, इसके लिए आपको गवर्नमेंट कोई पैसा इनाम नहीं देगी जो इंडिया के लोग की बेसिकली एक्सपेक्टेशन होती है, ऐसा नहीं होगा। बट हाँ, एटलीस्ट यू विल हेल्प समवन एंड हेल्प योरसेल्फ फ्रॉम गेटिंग फ्रॉडेड इन फ्यूचर। दैट यू शुड रिपोर्ट इट एट I4C,
इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की वेबसाइट है, वहाँ पे सस्पेक्ट डेटाबेस है जहाँ पे आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो। उसके अलावा संचार साथी पे चक्षु करके एक पोर्टल है। अच्छा। चक्षु पे जाकर के भी आप इन मोबाइल नंबर्स को, ईमेल्स को, व्हाट्सएप अकाउंट्स को रिपोर्ट कर सकते हो। ये गवर्नमेंट के डेटाबेस में ऐड होते जाएगा। तो गवर्नमेंट के डेटाबेस में एक बार वो ऐड हो गया, जैसे एयरटेल ने अभी स्पैम डिटेक्शन नेटवर्क अपना बनाया है, वैसे गवर्नमेंट का भी स्पैम डिटेक्शन नेटवर्क ट्राई के साथ है। तो वो नंबर्स पे धीरे धीरे ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, उन पे काम किया जाता है। तो टेलीग्राम में आपको ऐसे कोई ग्रुप मिल रहा है, कोई भी चीज़ मिल रहा है वो। प्लस देश के जो यूथ हैं, जो पुलिस के साथ काम करना चाहते हैं, जिनके अंदर बहुत पैशन है कि हमको गवर्नमेंट के साथ काम करना है, लॉ इन्फोर्समेंट के साथ काम करना है, I4C का एक प्रोग्राम है साइबर वॉलंटियर। अच्छा। साइबर वॉलंटियर में आप volunteer रजिस्टर हो, yourself. यस यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ इन साइबर वॉलंटियर, जहाँ पे आपको थोड़ा प्रोसीजर होगा, मतलब बेसिकली पहले आपका वेरिफिकेशन होगा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, सब कुछ होता है। उसके बाद आपको साइबर वॉलंटियर बना दिया जाता है। यू विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वॉलंटियर विथ लोकल पुलिस स्टेशन फॉर साइबर अवेयरनेस। अगर आपको कोई स्पेशल स्किल आती है, जैसे इथिकल हैकिंग आती है या फोरेंसिक्स आती है या कोई भी आपको चीज़ आती है, डेटा साइंस या कुछ भी, तो आप पुलिस की हेल्प कर सकते हो अपने एरिया की। आपको पुलिस कमिश्नरेट से वहाँ के या फिर वहाँ के जो साइबर सेल से उनसे कनेक्ट करवाया जाएगा। कनेक्ट करवाने के बाद वो लोग आपको गाइड करेंगे कैसे आप उनकी हेल्प कर सकते हो। यू कैन मेक सॉल्यूशंस फॉर देम, यू कैन सॉल्व केसेस फॉर देम, यू कैन डू एनीथिंग। प्लस अगर आप ये सब नहीं भी कर सकते हो तो नॉर्मली यू कैन रिपोर्ट थिंग्स ऑन दैट पोर्टल। आप जैसे जैसे रिपोर्ट करोगे, देश में ऐसा कई बार हुआ है, हमारे माननीय अमित शाह जी, हमारे जो गृह मंत्री जी हैं, उनने कई लोग को अवार्ड किया है। हर साल सेरेमनी होती है जिसमें जो बेस्ट साइबर वॉलंटियर्स हैं स्टेट के भी और नेशनल लेवल पे भी चुने जाते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता है। और अवार्ड देने के बाद में उनको आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप इस पर काम कर सकते हो। रियली। इथिकल हैकिंग क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैकिंग एंड इथिकल हैकिंग? Okay. Let me tell you firstly what is hacking. Hacking means getting into some network or some device without the consent of the user. Right? कैसे? आपका डिवाइस पूरी तरह सिक्योर है, बट नथिंग इज कम्प्लीटली सिक्योर, सिक्योरिटी इज अ मिथ, राइट? सो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल होता है, कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी होती है, कोड में कोई ना कोई मिस्टेक रही होगी या फिर कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर होगी, जिसके थ्रू अटैकर जो है एक रास्ता बनाता है, उस रास्ते से ही इज़ एंटरिंग द सिस्टम एंड ही इज़ गेटिंग हिज फुट होल्ड देयर। जैसे ही वो वहाँ पहुँच गया, पहुँचने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे अपने एक्सप्लॉइट्स, अपने सिस्टम इंस्टॉल करेगा एंड ही इज़ देन ट्राइंग टू टेक आउट द मैक्सिमम डेटा और वट एवर पर्पज ही हैज़ ही नीड्स टू सेटिस्फाई इट। वो होता है आपका हैकिंग, जहाँ यूज़र का कंसेंट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं। इथिकल हैकिंग क्या होती है? इथिकल हैकिंग मतलब जब एक्चुअल हैकर आपको हैक करके नुकसान पहुंचाए, उससे पहले ही आपने मुझे हायर किया, मैं एक इंसान हूं जिसको आपने कंसेंट दिया है मेरे सिस्टम्स को हैक करने के लिए, मैं आपके सिस्टम्स को हैक करके ट्राई करके आपको बताऊंगा किन किन वेज में आपके सिस्टम हैक हो सकते हैं, ताकि आप हैक होने से पहले ही उनको पैच कर लो, उन वल्नरेबिलिटीज़ को आप ठीक कर लो, ताकि एक्चुअल अटैकर कल को उसमें अटैक ना कर पाए। दैट इज अ इथिकल हैकर। इसलिए इथिक्स Yes. इसमें डाला हुआ So है। ethical hacker is someone who is doing everything by consent. He is doing the same purpose as a hacker, but But in hacker an क्या करेगा? वो ethical आपके way. डेटा को उठा करके बेच देगा मार्केट में फॉर द मनी पर्पज और फॉर हिज पर्सनल गोल्स। बट इथिकल हैकर वही चीज़ आपको रिपोर्ट करके आपको सिक्योर करेगा, जिसके लिए अभी वल्नरेबिलिटी और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बग बाउंटी कहा जाता है, बग बाउंटी प्रोग्राम चलता है। तो आप बग्स निकालो, जिसके बदले में आपको बक्स मिलते हैं, BUGS के बदले में BUCKS। बक्स मीन्स यू गेट सम money or you get some swags like t-shirt, like bottles or internships by different companies, and that is good for the company and both of you, because एक कंपनी को स्पेशली एक अलग से पर्सन हायर नहीं करना पड़ रहा है फॉर हिज सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है? द कंपनी इज गेटिंग इट क्राउड सोर्स बाय पीपल। तो बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, वो बग्स निकालते हैं, अच्छे अच्छे बग्स मैंने देखा है बच्चे निकालते हैं, नासा से लेकर के अच्छी अच्छी साइट्स में, गवर्नमेंट वेबसाइट्स में आप निकालोगे तो आपको रिकमेंडेशन लेटर भी मिलता है। एक एजेंसी है NCIIPC, अच्छा, क्या ठीक है? करती है? NCIIPC आप CIA से डील करता है। CIA मतलब क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? जैसे आपका हेल्थ सेक्टर है, आपका जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, जो आपका पावर सेक्टर है, ये सारे आपका क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। तो नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये एक एजेंसी है जो बेसिकली डील करती है इसी से। जितनी भी आपके क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसीज़ हैं, उसके अंदर कोई भी अगर बग्स हैं, कोई भी अगर वल्नरेबिलिटीज़ हैं, इनका एक प्रोग्राम चलता है, वल्नरेबिलिटी डिस्क्लोजर प्रोग्राम। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वगैरह, गवर्नमेंट की जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर कोई बग्स निकालो, इनको रिपोर्ट करो, इनका हॉल ऑफ फेम है जहाँ पे आपका नाम आएगा। अच्छा। इसके अलावा इंडियन आर्मी अपना अलग प्रोग्राम चलाती है, गवर्नमेंट की अलग डिपार्टमेंट अपना अलग प्रोग्राम चलाते हैं। आप जाओ, अपने बग्स रिपोर्ट करो और आपको बदले में स्वैग्स या फिर सर्टिफिकेट्स या फिर इंटर्नशिप्स मिलेगी।
सो इट इज़ अगेन बेनिफिशियल। इथिकल हैकर्स का करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? मतलब एक तो बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन यूज़ करते हैं, आर्मी यूज़ करते हैं, कौन कौन से लोग यूज़ करते हैं? इथिकल हैकिंग में हर जगह आजकल अपॉर्चुनिटी है, मैं इसलिए बोलूँगा बिकॉज अटैक्स कहीं भी हो सकते हैं। इथिकल हैकर के तौर पे आप दो तरीके से काम कर सकते हो, एक एज अ रेड टीमर, एक एज अ वल्नरेबिलिटी एंड पेन टेस्टर। सो VAPT में आप बग्स निकाल रहे हो, पैच कर रहे हो, यू आर गोइंग टू द लाइफ साइकिल जो मैंने बताया अभी, ठीक है। कंपनीज आपको VAPT के लिए हायर कर रही हैं, जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज है, या जो कंपनी VAPT एज अ सर्विस देती है फॉर वेबसाइट्स, फॉर डिफरेंट ऐप्स, वो आपको हायर करेंगी। दूसरा एज अ रेड टीमर। रेड टीमर कौन है? You are someone who is attacking into someone networks and getting some credible information. For example, you are working with police, you are working with defense. Now we have our enemy nations which are having something about us. उनकी इन्फॉर्मेशन हमको एक्सट्रैक्ट करनी है, वहाँ भी एक रेड टीमर वर्क करेगा। तो रेड टीमर का काम एक VAPT वाले से थोड़ा सा अलग ऐसे होता है। VAPT वाले का काम है सिर्फ बग्स निकालना और पैच करना। रेड टीमर का काम है नेटवर्क में घुस करके डेटा निकालना, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन निकालना, and they are doing it physically also, they are doing it virtually also by using networks. तो रेड टीमर आपके सिक्योरिटी सिस्टम से ले करके इस बिल्डिंग के सारे डिजिटल सिस्टम्स को हैक करके पूरा एक नेटवर्क में जा करके यहाँ पे फिजिकल एक्सफिल्ट्रेशन, डिजिटल एक्सफिल्ट्रेशन सब कुछ कर सकता है। एंड दीज पीपल आर एक्चुअली very very, you can say, dangerous people if you get with them. Yeah, because if you mess with a red teamer and he's a good red teamer, he can change your life in a seconds. तो आपने देखा होगा जैसे मूवीज आती है, जैसे एक मूवी मैं रिकमेंड करूँगा, अनफ्रेंडेड करके एक मूवी है। अनफ्रेंडेड में दिखा रखा है कि डार्क वेब पे एक इंसान ब्राउज कर रहा था और सडनली फिर उसके साथ बहुत सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ होने लगी। So these are only the people who can do these unusual activities with you. Any IoT based device, any internet connected device, they can hack it. आपके घर की लाइट से लेकर के सब कुछ हैक होगा, एंड यू विल नॉट इवन कम टू नो लिफ्ट हैक होना, फिजिकल हैकिंग। सो ऑल दिस थिंग कैन बी डन बाय अ रेड टीमर। आई थिंक ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी ये न्यूज़ में आया था, पाकिस्तानी हैकर्स यस, बाहर से भी आते हैं, अब्रॉड से, इन टर्म्स हाँ, ऑफ क्रॉस बॉर्डर भी होता है। लाइक फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने इसराइल के हैकर्स हायर किए, दूसरी कंट्रीज़ के हैकर्स हायर किए, कहीं के किए। इंडिया इज़ ऑल्सो हैविंग देयर फ्रेंडली नेशंस, हम भी दूसरे नेशंस की हेल्प लेते हैं, हम उनको सिक्योर करते हैं, वो हमें सिक्योर करते हैं। इंडिया की खुद की भी साइबर डिफेंस टीम है। सो एवरीथिंग इज देयर। इंफॉर्मेशन एंड डेटा वॉरफेयर, जो एडवर्ड स्नोडेन वाला जो किस्सा था, Yes. मूवी भी आई थी उस पर, ये सही है? कितना ट्रूथ है इसमें, मॉनिटरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट नेशंस? हाँ, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू से। और इस पे पता है सिटीजन्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। इंडिया का डेटा बाहर लीक हो रहा है, सिर्फ वो गवर्नमेंट की कहने पे नहीं हो रहा है, वो सिटीजन्स की वजह से भी हो रहा है। गवर्नमेंट की गलती नहीं है सिर्फ। आप बोल रहे हो क्योंकि विदाउट रियलाइजिंग हम अपना डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जॉब लगी है, आपने जा करके मस्त से वहाँ पे एक सेल्फी ली गेट के सामने, विदाउट इवन रियलाइजिंग उस सेल्फी के अंदर गेट के सिक्योरिटी कैमरास की लोकेशन दिख सकती है, या फिर वहाँ पे कोई सिक्योरिटी सिस्टम की फ़ोटो दिख सकती है। वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर एग्जैक्टली। आप किसी सिक्योरिटी पर्सन के साथ फ़ोटो ले रहे हो, उसको जूम इन करके देखो तो उसके गन के नंबर से लेके उसके ID कार्ड तक सब इन्फॉर्मेशन होती है कई बार। तो ऑल दिस इज़ डेंजरस। चाइना को इंडिया में अपना एजेंट डालने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको सिर्फ ऐसे 10-15 लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जहाँ पे फ़ोटोज़ हैं सोशल मीडिया में, दे कैन बिल्ड द एंटायर पिक्चर ऑफ द बिल्डिंग कि वो अंदर से कैसी दिखती है, क्या दिखती है। दैट्स वाई कई सिक्योरिटी एरियाज़ में मोबाइल फ़ोन्स बैंड हैं, पीपल आर नॉट अलाउड टू टेक द फोटोज बिफोर द गेट्स, बिकॉज द रीजन इज दिस ओनली, बिकॉज सिक्योरिटी कैमराज की लोकेशन वहाँ के सिक्योरिटी सिस्टम्स ईजिली दिख सकते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। येस। दूसरा, कई लोग को मैंने देखा है वो ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, उनकी लोकेशन ऑन होती है, people are not even realizing what they are doing sometimes. And social media freaks are the biggest threat because they don't even realize what they are doing. Yes, it's your passion that you have to go with the national security people. आपको आर्मी वालों के साथ, डिफेंस वालों के साथ फोटो खिंचवाना अच्छा लगता है, आपको एस्टैब्लिशमेंट में जाना अच्छा लगता है, आपको व्लॉग्स बनाना अच्छा लगता है, इट इज़ गुड, बट यू शुड नॉट डू इट एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अ नेशन। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हो, क्या अलाउड है रिकॉर्ड करना और क्या नहीं अलाउड है रिकॉर्ड करना। इसी का रीज़न है कई बार आपने देखा होगा सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो कई बार प्लेटफॉर्म पे स्ट्राइक होती हैं, कई लोग यूट्यूबर्स इसका शिकार भी बनते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो उसका यही रीज़न होता है कि कई जगह अगर सिक्योरिटी मैंडेटरी है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इंडिया के लोग चाइनीज़ ऐप्स के पीछे बहुत ज़्यादा, टिकटॉक जैसे बैन हो गया फॉर द बहुत सेम ज़्यादा रीजन। दीवाने, बहुत ज़्यादा दीवाने हैं। नहीं, उसका रीज़न ये है, चाइनीज़ ऐप आपके पास आ रहा है, वो आपको फ्री में सर्विस दे रहा है, एडिटिंग ऐप होते हैं, डांसिंग ऐप होते हैं, ये वो सिंगिंग, बहुत सारे ऐप्स हैं चाइनीज़ के।
क्या आपने कभी देखा है वो ऐप आपके फ़ोन से क्या क्या डेटा कलेक्ट कर रहा है? जब आप ऐप इंस्टॉल करते हैं, वी से अलाउ 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 अलाउ, इतना लिटरेसी तो है नहीं हम में कि पता चले कि क्या जा रहा कभी कोई पढ़ता है कि अलाउ के ऊपर क्या लिखा है। है? नहीं। It can access your photos, it can access your chat, it can access your call, it can make call, it can read SMS, it can make SMS, it can do anything. तो हमको देखना भी तो होता है। अब एक PDF का ऐप अगर आपके कॉल और SMS की लोकेशन या फिर आपके फ़ोन से आप कह सकते हो गैलरी की परमिशन ले रहा है। चलो गैलरी की परमिशन तो इसलिए ले सकता है कि उसको कोई फाइल अगर फ़ोटो के फॉर्म में स्टोर करनी है। अगर वो आपके फ़ोन की नोटिफिकेशन एक्सेस ले रहा है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट? इतना तो हमें रियलाइज़ होना चाहिए। वो तो सारे ऐप्स लेते हैं, एक्सेस टू गैलरी एंड ऑल दैट, स्पेशली वी चैट हो गया, टिकटॉक हो गया, आप कोई भी चाइनीज़ ऐप उठा के देख लो। एग्जैक्टली सेम है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना, बिकॉज आप अगर उसको गैलरी की एक्सेस परमिशन दे रहे हो, मतलब वो आपकी गैलरी से कल को कोई भी फ़ोटो उठा सकते हैं। एंड सेकेंडली, आप अगर किसी ऐप पे ऑनलाइन कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो सर्वर पे, क्या वहाँ कहीं कंसेंट साइन किया है उसने कि वो आपका डेटा डिलीट कर देगा? आप जितने भी चीज़ बोल रहे हो ना, मुझे लगता है ये तो स्कूल में भी होना चाहिए। साइबर एजुकेशन इज़ टुडे नॉट द नीड ऑफ जस्ट साइबर अवेयरनेस, इट शुड बी मेड अ सब्जेक्ट। मेरे हिसाब से बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को तो फिर भी आजकल अवेयरनेस है। जो हमारे सीनियर लोग हैं या फिर जो मिडिल एज लोग हैं, उनको भी ये चीज़ बतानी चाहिए। एंड इंडियंस में जो मैंने शुरू में कहा ना कि लेट इट गो वाला जो माइंडसेट है, दैट जब हैज़ तक टू बी अर्जेंसी चेंज्ड। ना हो तब तक एग्जैक्टली, चलता है। बिकॉज इंडिया इज एट द वर्ज ऑफ अ साइबर थ्रेट इफ दे आर नॉट डूइंग इट। हमारे इंडिया का जमताड़ा है, जमताड़ा पूरी दुनिया में फेमस है, नॉट बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल, नॉट बिकॉज इट इज़ गुड। वो वाई? कैसे बना इतना बड़ा स्कैम हब? वो स्कैम अब कैसे बना मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरा गांव है, वहाँ पे एक लड़का था, वो कहीं बाहर गया, किसी कॉल सेंटर में जॉब लग गई, उसने स्कैमिंग सीखी। कई बार उनको ये भी नहीं पता होता स्कैमिंग कर रहे हैं। उनको क्या पता है, मुझे एक इंसान को कॉल करना है, कॉल करके उससे डिटेल लेनी है, डिटेल लेकर के आगे किसी को पास कर दी। कॉल सेंटर वाले भी डेटा बेचते हैं। उसने डिटेल पास कर दी आगे, उसके बदले उसे पैसा मिल रहा है। अब उसमें हैकिंग कहाँ से है? वो तो हैकिंग कर नहीं रहा है। हैकर तो कहीं और बैठा हुआ है। हैकर तो इंडिया में बैठा ही नहीं होगा कई बार। हैकर तो इंडोनेशिया बैठा हुआ है, कंबोडिया बैठा हुआ है, दूसरे देशों में बाहर बैठा हुआ है। कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा ये हैकिंग करता है? हैकिंग में तो मल्टीपल कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं, बट कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं अच्छा। जहाँ साइबर स्लेवरी तक चलती है। साइबर स्लेवरी क्या होती है? साइबर स्लेवरी क्या होती है अभी बताता हूँ, बहुत खतरनाक चीज़ है। I4C ने इस पर डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज़ की हैं और I4C ने कई लोग को बचाया है वहाँ से। बताता हूँ, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। इंडिया में भी ये भी हो रहा है कुछ जगहों पे। तो वहाँ से एक्चुअल आपके जो मलिशियस APKs हैं, मलिशियस अटैक्स होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इंडिया है फॉर एग्जांपल, इंडिया से अगर आपको कहीं बाहर जाना है, नेपाल, राइट, कितना पैसा लगेगा? फ्लाइट का टिकट 10,000 रुपये। फ्लाइट का टिकट 10,000 रुपये, राइट। मुझे अगर स्कैम करना है, मैं इंडिया में रह के ना करूँ, नेपाल में रह करके करूँ, या फिर मैं ऐसे देश से करूँ, कंबोडिया से, इंडोनेशिया से, जहाँ जाना सस्ता है, थाईलैंड से जाके करूँ, तो ईजी है। ईजी है। अच्छा, अगर पुलिस को वहाँ जा करके मेरा पैसा लाना होगा, कितना चैलेंज है पुलिस के लिए? बहुत ज़्यादा चैलेंज है, बहुत मुश्किल है। दैट इज़ व्हाट हैपेंस। अच्छा। ये कॉल सेंटर्स इंडिया में चल रहे हैं, बट उनको कंट्रोल कर रहे हैं बाहर की कंट्रीज़ में बैठे हुए लोग। अच्छा, और उन बाहर की कंट्रीज़ में भी इंडिया के लोगों को जॉब ऑफर्स दिए जाते हैं, आपको अच्छी सी जॉब मिलेगी, आपको पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप वहाँ पहुँच गए अपना पासपोर्ट लेके, पहुँचते ही आपका पासपोर्ट और आपका वीज़ा सीज, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, आपके साथ बदतमीजी की जाएगी क्योंकि आपको हिंदी आती है। आपसे बोला जाएगा कॉल करो और स्कैम्स करो। आप इंडियन नंबर से लोगों को कॉल करोगे क्योंकि आपको हिंदी अच्छे से आती है, आप इंडियन लगोगे, बैक एंड पे सारा फ्रॉड वहाँ से चल रहा है और आपको वापस नहीं आने दिया जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास क्या बोलते हैं, साइबर स्लेवरी। मेरे पास 2-3 ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग्स है जिसमें फ्रॉड ने एक्सेप्ट किया है कि सर हम लोग मजबूरी में करते हैं, हम लोग जानबूझ के नहीं करते, हम अनपढ़ हैं, हम लोग यहाँ आए थे सिर्फ जॉब के लिए, थोड़ा बहुत आता था कंप्यूटर, तो हम लोग यहाँ जॉब के लिए आ गए, हमें नहीं पता कि ये लोग हमारे साथ ऐसा करेंगे, हमें मार देंगे ये कौन से लोग स्टेट से जाते अगर हम हैं नहीं करें तो। जनरली? कौन से स्टेट से? क्योंकि अभी मैंने सुना है, बोला जाता है कि बिहार इज़ द नेक्स्ट जामतारा लास्ट 3 years के केसेस में। सी इसका कोई स्पेसिफिक स्टेट नहीं है, इसका सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया में लैक ऑफ स्किल्स। कई बार एजुकेटेड यूथ भी इसका शिकार बनते हैं। मैं बीटेक वाला हूँ, मैं जॉब लेने गया हूँ राजस्थान में, मुझे लगा वो कंपनी है जो मुझे जॉब दे रही है, बट वो कंपनी नहीं है। वहाँ पे मेरा फ़ोन वोन छीन छान करके सब मुझे बना देगी। यस, एग्जैक्टली। तो पीपल इन इंडिया नो द थिंग्स बट दे डोंट नो द राइट वे समटाइम्स। लोग को लगता है इंडिया में जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब है, बहुत कुछ जॉब है, बट यस यू हैव टू गेट द राइट वे फॉर इट। और अभी इंडिया में नहीं, इजीली कुछ मिल जाता है तो उसमें घुस जाते हैं लोग।
यस, इजीली और फ्री वाला ये जो प्रोपेगेंडा है ना, यही सबसे ज़्यादा फंसाता है। टेलीग्राम पे इजी मनी, इजी कॉल, इजी मैसेज, इजी ऐप, ये वो, किसी की व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोड करना इजी फ्री में हो जा रहा है। 10 रुपये देने पड़ेंगे तो मेहनत लगेगी। इजी में डाउनलोड करना है, इजी में डाउनलोड करने के चक्कर में फ़ोन हैक हो गया, फ़ोन के कॉन्टैक्ट सारे हो गए। अच्छा, लोन ऐप्स आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिगेस्ट प्रॉब्लम मैं वही आजकल पूछने लोग, वाला था कि ये डेटिंग ऐप्स, लोन ऐप्स, इनमें से सबसे खतरनाक टाइप ऑफ ऐप्स कौन से हैं? लोन ऐप्स है, लोन ऐप्स है, फाइनेंशियल डेटिंग ऐप्स, ऐप्स है, दोनों। दोनों। हाँ। डेटिंग ऐप्स में आपके साथ हनी ट्रैप होता है, लोन ऐप्स में आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। लोन ऐप्स के चक्कर में तो लोगों ने सुसाइड तक कर रखा है, अच्छे अच्छे लोगों ने सुसाइड कर रखा है। बिकॉज क्या होता एग्जाम्पल है, कैसे कैसे जाते हैं आप? ओके, मैंने एक लोन ऐप डाउनलोड किया, हम्म, मुझे बिना किसी पेपर, बिना किसी गारंटी के लोन दे रहा है। रियल लाइफ में आजकल कोई इंसान नहीं किसी को होता फ्री में ऐसा। एक टॉफ़ी तक नहीं देता है। आप किसी को बोलोगे मुझे फ्री में थप्पड़ मारते हो, आपको थप्पड़ नहीं मारेगा फ्री में, वो 5 मिनट में लोन वाला जो ठीक है। स्कैम्स और आपको 5 मिनट में फ्री में वो 10 लाख का लोन दे दे रहा है, विदाउट एनी कोलेक्टर, विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, विदाउट एनी आइडेंटिटी। शक तो आना चाहिए दिमाग में, बट शक नहीं आता। चलो अच्छा है, कोई अच्छा और वो भला लोग काम, व्हाट्सएप में ही बात करते अच्छा भला काम कर रहा होगा। बजाज फाइनेंस है, आदित्य बिरला फाइनेंस है, कोई भी दे रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी का हैं। नाम कोई यूज़ भी किया जाता है। वेबसाइट में बना सकता हूँ 5 मिनट में क्रेडिबिलिटी के लिए, और किसी को फंसा सकता हूँ। यस, तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपने जैसे ऐप डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, अलाउ 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 अलाउ, आपके कॉन्टैक्ट उसको मिल गए, आपकी फ़ोटोज़ उसको मिल गई, आपका सारा डेटा, फ़ोन का एक्सेस उसको मिल गई, राइट। उसने आपके सारे कॉन्टैक्ट सेव कर लिए। अच्छा। अब जब लोन रीपे करने का टाइम आता है तो आप बोलोगे 5,000 है, मैं रीपे कर रहा हूँ। नहीं, 5,000 नहीं दोगे आप दोगे 25,000। क्यों? हमारा इतना इंटरेस्ट लग गया। आप लड़ोगे, आर्ग्यू करोगे, भाई मेरे पास तेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। आप पैसा एक किश्त नहीं दोगे या फिर आप कुछ भी उससे आर्ग्यू करोगे, वो आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को गंदे मैसेजेस या फिर गालियाँ या फिर चीज़ें भेजने लग जाएगा। आपकी फ़ोटोज़ उसके पास है, उसको एडिट करके आपकी न्यूड या पोर्नोग्राफिक फ़ोटोज़ बना दी, वो आपके कॉन्टैक्ट को भेजना शुरू कर दिया। वो बोलेंगे हम आपको बदनाम कर देंगे, आपकी वीडियोस हम यूट्यूब पे डाल देंगे, इधर कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे थ्रेट्स दिए जाते हैं। इंसान एक ना एक टाइम पे आके अगर पुलिस को रिपोर्ट कर दे तो बच जाएगा। इन लोन ऐप्स को आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना होता है, वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपको क्योंकि डराते गिल्ट भी हैं। होता है, आप डर भी जाते हो, गिल्ट भी होता है, लोग डरते हैं, लोग डरने की वजह से ज़्यादा फंसते हैं। डरना नहीं होता है, वो कुछ नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको साइकोलॉजिकली डरा रहे हैं, विक्टिम बना रहे हैं, और डर के मारे कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। लोग पुलिस के पास जाने से भी डरते हैं कि पुलिस भी मुझे परेशान करेगी या पुलिस समझेगी नहीं चीज़ को, मैं खुद वो ना बन जाऊँ, मैंने क्राइम किया है, कुछ किया है। बट ऐसा नहीं होता है। आप जाओ पुलिस के पास, पुलिस आपकी हेल्प करेगी। सारे फ्रॉड्स हैं एक्चुअली, इनसे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ बहुत बड़ा है। दूसरा, डेटिंग ऐप। डेटिंग ऐप पे आपको एक सुंदर सी लड़की कॉल कर रही है, वीडियो कॉल कर रही है, ठीक है। वो लड़की अपना चेहरा तो दिखा रही है, बिकॉज कई बार क्या है, वो लड़की नहीं है, वो डीप फेक की एक वीडियो है। वो लड़की रियल ज़िंदगी में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मैंने एक साइट पे गया डीप फेक की, वहाँ पे एक लड़की की फ़ोटो ली, एक स्क्रिप्ट डाली, उस पर 5 मिनट में एक वीडियो बन गई। इसमें लड़की बोली, हाय हैंडसम, हाउ आर यू, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है। मैं इतनी 4-5 लाइनें डालूँ, वो वीडियो हर आदमी के साथ प्ले हो रही है। यस, वो हर इंसान के साथ प्ले हो रही है, ठीक है। कितना टाइम लगता है कन्विंसिंग डीप फेक वीडियो बनाने के लिए? 1 घंटा, 1 घंटा बस? कई बार आधा घंटा भी। एआई सब कुछ कर रहा है, इंसान को कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्क्रिप्ट देनी। एआई सब कुछ कर रहा है, और ये बहुत इजीली अवेलेबल है आजकल। पेड भी, अनपेड भी, फ्री भी है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाई, वीडियो बना के सामने वाले को प्रेजेंट कर दी। सामने वाले को वीडियो प्रेजेंट करने के बाद उसने कॉल उठाया, ही गेट्स म्यूट। अच्छा, सामने तो वीडियो है, उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई, वो तो यही है, ठीक है। रियल है। कॉल कट गया। नाउ दे आस्क यू, थोड़ी देर बाद कॉल आएगा, आपकी वीडियो मेरे पास है, मैं यूट्यूब से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, मुझे पता चला आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट देख रहे थे, आप डेटिंग कर रहे थे, आप ये कर रहे थे, आपके ऊपर ये सेक्शन लगाए जाते हैं, आपको जेल में डाल देंगे, अगर नहीं जाना है तो केस सेटल करने के लिए इतना पैसा दो। आप एक बार पैसा दोगे, अच्छा ये आपने जो पैसा दिया ये तो ये का चार्ज था, अब दूसरा चार्ज चला गया, फिर दूसरा चार्ज चला गया, दूसरा चार्ज चला गया, क्योंकि उनके पास आपके अकाउंट की डिटेल होती है, वो आपको पूरा अकाउंट खाली होने तक परेशान करेंगे। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा, डिजिटल अरेस्ट। क्या है ये? डिजिटल अरेस्ट एक बहुत यूनिक चीज़ है अभी जो चल रही है देश में। अच्छा, ये अच्छा आपने आप देखा होगा बताओ कि ये डिजिटल अरेस्ट है कि नहीं। मेरे साथ हुआ था, किस्सा मैं बताता हूँ। हाँ। 2 महीने पहले हाँ। तो एक कॉल आया कि इंडिया का सेकंड मोस्ट वांटेड फाइनेंशियल फ्रॉड है और आपका आधार उसके घर से मिला है, और हम मुंबई पुलिस स्टेशन से बोल रहे हैं, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। हाँ। आपको मुंबई आके रिपोर्ट करना है। ओके। आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आइए। हाँ जी। मैं तो डर गया पहला 5 मिनट कि मेरा आधार कहाँ से मिल गया यार। और क्या हुआ था, 2 दिन पहले मैंने आधार डाउनलोड किया था आधार वेबसाइट से, मैं तो और भी डर गया। ओह,
अच्छा। तो यही है क्या डिजिटल अरेस्ट? यस, यही है। और अगर आपने कॉल उठा लिया होता, आप कॉल करते अगर नहीं, मैंने काट दिया। अगर आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल अगर नहीं आप कॉल किया। करते, वो एक्चुअल पुलिस स्टेशन होता। जैसे ये एक स्टूडियो है, राइट, पीछे प्रॉपर फोटो लगी हुई है गांधी जी की, यूनिफॉर्म में एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, लगेगा एक्चुअल पुलिस वाला है, और आपसे बात भी ऐसे करेगा कि एक्चुअल पुलिस वाला है। वो पूरा वर्चुअल बैकग्राउंड होता है, पीछे जूम पे भी बना सकते हो आप आराम से। एन एडिटर कैन नो, बहुत इजीली बन जाता है। ग्रीन स्क्रीन पीछे लगा के एक जूम का बैकग्राउंड लगा के प्रॉपर पुलिस स्टेशन ना दिया, मैं पुलिस की वर्दी में बैठ गया, हेलो आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिस पुलिस स्टेशन, आपको ये तो ये सेक्शंस में। उनका 9 to 5 जॉब रहता है, पुलिस 9 खाकी to 5 पहन के जॉब रहता है पुलिस वाला, ठीक है। कॉल किया, कॉल करके वो आपको बोलेगा आपको एक्चुअल पुलिस अरेस्ट करने आ रही है। जब तक आपको एक्चुअल पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, हमने आपके घर को पूरा निगरानी में लिया हुआ है, हम ड्रोन से आपके घर पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आपको इसी कंप्यूटर के सामने बैठे रहना है वीडियो कॉल पे, जब तक वो ना बोले। 8 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे, लोग 3-3, 5-5, 7-7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रहे हैं। हे भगवान। खाने नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं, वॉशरूम नहीं जाने देते हैं। इंसान कंप्यूटर स्क्रीन के सामने करते चिपका क्या है हुआ वो है। बैकएंड में? बैकएंड में क्या करते हैं? आपको पैसा मांगा जाएगा, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, इतना पैसा दो, पैसा नहीं देना है तो बट द इंसान मोमेंट दे आस्क फॉर मनी, आपको तो ये डाउट होना चाहिए कि मैं क्यों दूं? नहीं। इंसान को क्राइम ही इतना बड़ा बोला जाता है। आपको बोला जाएगा ड्रग स्कैंडल में आपका नाम फंसा हुआ है, एक लेटर आपको भेजा जाएगा, प्रॉपर सीबीआई की स्टैंप है ऊपर, फिर फर्जी लोगों लेटर को है, लगता वो है अपना कि आईडी कार्ड आपको दिखाएगा, पुलिस वाला मेरा दिखेगा। करियर खतरे में है, लग यू जाता वोंट है। बिलीव, मुंबई में एक सीबीआई ऑफिसर वाज डिजिटली अरेस्टेड फॉर 48 आवर्स। What? Yes, until and unless his wife didn't tell him that it was a fake digital arrest. Goodness. Because he was told departmental inquiry चल रही है आपके खिलाफ, and some senior IB officer is investigating you. So, डिजिटल अरेस्ट इतना खतरनाक क्राइम है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को स्वयं इसके बारे में बोलना पड़ा। गवर्नमेंट ने कॉलर ट्यून जारी कर रखी है, आप कॉल करते हैं तो उसमें आता है कि डिजिटल अरेस्ट से सावधान रहें। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा क्राइम है। आगरा में एक लेडी की डेथ हो गई हार्ट अटैक से, बिकॉज ऑफ डिजिटल अरेस्ट। उनको बोला गया था उनकी बेटी किसी ड्रग स्कैम में इन्वॉल्व है, और उस सदमे से उनकी डेथ हो गई। तो डिजिटल अरेस्ट बहुत खतरनाक चीज़ है। एंड यू नो वॉट, देर इज़ नथिंग टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन। टेक्नोलॉजी 10% है, it's 90% psychology. I'm psychologically persuading you so much that you believe it is truth. And if you don't believe also, I have props around me which will make you believe it is a truth. And in the end, you will end up coming into my trap. उसके बाद मैं आपसे पैसा लूँ, आपको परेशान करूँ, डिजिटल अरेस्ट करूँ, कुछ भी कर सकता हूँ आपके साथ। बट वहाँ पे ना सिर्फ एक ही ट्रिक होती है, नेवर बिलीव। द मोमेंट यू बिलीव देम, यू आर फिनिश्ड। एंड एक ऐसा ट्रैप है, आप इससे निकल नहीं पाओगे। जितना आप उनकी बातों पे भरोसा करोगे, आप और घुसते जाओगे। एंड समटाइम पीपल एंड अप गिविंग देयर लाइफ। सो मैं ऑनेस्टली लोग को बोलता हूँ, अगर किसी को लगता भी है कि उसके साथ डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, आप मत डरो। पुलिस को कभी आपको अरेस्ट करने आना है, पुलिस कभी आपको नोटिस दे के नहीं आती कि मैं 10 घंटे में अरेस्ट करने आने वाला हूँ। इफ आई एम अ पुलिस ऑफिसर, मैं कॉल करके नहीं बताऊंगा मैं तेरे को अरेस्ट करने आने वाला हूँ। आई एम नॉट अ फूल, यू विल रन अवे फ्रॉम योर हाउस, राइट और नॉट। मुझे अगर तुम्हारा एनकाउंटर करना है कि मैं बता के आऊंगा भाई मैं तेरा एनकाउंटर करने आ रहा हूँ, तुम वहीं पे खड़े रहना? नो। इफ द सीबीआई इज कमिंग टू पुट द रेड इन योर होम, विल दे कॉल यू आई एम कमिंग टू पुट द रेड? नो, दे विल कम सडनली, दे विल कम फिजिकली। जब पुलिस के पास फिजिकल कैपेसिटी है, वो आपके फिजिकली घर पे आ सकती है, व्हाइल दे विल कॉल यू एंड अरेस्ट यू लाइक दैट, राइट? इट्स नॉट अ वर्चुअल वर्ल्ड। बेसिकली लोगों का दिस इज पीपल्स मेंटल एंड्योरेंस। लोग कितना उस चीज़ को झेल सकते हैं या कितनी जल्दी उस चीज़ को समझते हैं। तो लोग को समझने की ज़रूरत है, पुलिस कभी भी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं करती है, ना ही पुलिस आपको कोई डिजिटल नोटिस भेजती है। कुछ होगा भी तो पुलिस फिजिकली आपके पास आएगी, फिजिकली आपको पकड़ने आएगी, फिजिकली आपको अरेस्ट करेगी, आपको लॉकअप में डालेगी, ठीक है? और उसके अलावा अगर आपको शक भी होता है इस चीज़ पे ना, इमीडिएटली कैमरा बंद करो, पुलिस के पास जाओ, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? लोकल पुलिस स्टेशन वाला उस पुलिस स्टेशन में कॉल करके बात कर लेगा। अरेस्ट तो आपको वैसे भी होना है, पे आपको बता देगा कि ये फेक है। एग्जैक्टली, अरेस्ट तो आपको वैसे भी होना है ना, अरेस्ट वारंट तो आपके नाम पे जारी हुआ है तो वैसे भी अरेस्ट हो जाओगे। तो भाई डिजिटली वहाँ पे क्यों उस चीज़ में आपको फंसना है? तो सिर्फ ये फंसाने की बात है। ये बेसिकली लोगों की सीधेपन और उनकी साइकोलॉजिकल वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं, और ये बहुत बड़ा क्राइम बन चुका है। ये सबसे ट्रेंडिंग क्राइम है अभी आज के टाइम पे, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा शिकार बन रहे हैं। अच्छे अच्छे गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसका शिकार बन चुके हैं। डार्क वेब वाले केसेस आते हैं आपके पास? डार्क वेब एक छोटा सा शब्द है, बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है? डार्क वेब, पहले तो मैं लोग को डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई भी अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है, प्लीज़ डू नॉट गो ऑन द इंटरनेट एंड सर्च डार्क वेब और उसको एक्सेस करने मत लग जाइएगा।
because dark web is very very dangerous place. It's a good place for people who know how to be there, but for a newcomer it's a dangerous place. People have lost their lives trying to get into the dark web because it is a different world. आपका इंटरनेट जो है it is 0.1% of physical internet which we see. 99.9% is dark web. ये डार्क वेब एक ऐसा वर्ल्ड है जो हमारे पास कभी नहीं पहुंच पाता है बिकॉज गूगल की अपनी हर ब्राउज़र की अपनी फिल्टरिंग एल्गोरिथम्स है जो अनऑथराइज कंटेंट और रॉन्ग कंटेंट को हमारे पास नहीं आने देती हैं. जितना भी दुनिया में इलीगल और बुरा कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ डार्क वेब पे है. फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग टू ऑर्गन ट्रैफिकिंग टू एनी काइंड ऑफ पोर्नोग्राफिक क्राइम्स टू ड्रग सेलिंग टू एनी काइंड ऑफ वेपन ट्रैफिकिंग, सब कुछ फ्रॉम हिटमैन किलिंग टू एवरीथिंग इज देयर इन डार्क वेब. अभी तो वो केस आया था जो हिटमैन हायर करके डार्क वेब से पति पत्नी वाला हानि एग्जैक्टली. तो डार्क वेब वही है. अच्छा, डार्क वेब क्या है? डार्क वेब बेसिकली शुरू हुआ था एक नोबल पर्पस के लिए. क्यों? इसको यूएस आर्मी ने शुरू किया था अपने ऑपरेशंस को सिक्योर और अंडरग्राउंड रखने के लिए ताकि कोई उनके ऑपरेशंस के बारे में जान ना पाए. कैसे बन गया डार्क वेब फिर? जैसे ही उसको पब्लिकली रिलीज किया गया, पब्लिकली पॉजिटिव उसको कम लोगों ने अडॉप्ट किया, नेगेटिव पावर्स ने उसको ज़्यादा अडॉप्ट किया. द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग इट वॉज एनोनिमाइजेशन. एनोनिमस मतलब वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी कोई भी जान नहीं सकता है. डार्क वेब बेसिकली एक नेटवर्क है जिसमें ए से बी अगर आप जा रहे हो तो आप ए से बी डायरेक्टली नहीं जाओगे नॉर्मल वेब की तरह. आप नॉर्मल वेब में जब जाते हो तो ए को पता होता है कि बी पे पास जा रहे हो और बी को पता होता है कि ए से रिक्वेस्ट आ रही है. डार्क वेब में ये चीज़ नहीं होती है. ए से आप जाओगे सी, सी से आप जाओगे जेड, जेड से आप जाओगे एच, एच से आप जाओगे एम, एम से आप जाओगे बी पे. तो बी को पता है कि एम से रिक्वेस्ट आ रही है, ए को पता है कि जेड पे रिक्वेस्ट जा रही है. बीच का रास्ता किसी को नहीं पता है. या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक. बट बिकॉज यू आर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक्स, तो ऐसे केसेस को कैसे सॉल्व करते हो? एवरीथिंग इज पॉसिबल बट हाउ वी सॉल्व इट आई कैन नॉट टेल इट पब्लिकली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस. बट किया जा सकता है. हाँ, थिंग्स आर पॉसिबल. सी, इफ एनीवन थिंक्स वी कैन नॉट बी ट्रैक्ड, एवरीथिंग इज ट्रैकेबल. बिकॉज डिजिटल फॉरेंसिक्स का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है, एवरीथिंग लीव्स डिजिटल फुटप्रिंट. कोई ना कोई फुटप्रिंट वहाँ पे रहेगा. ऑल्दो गवर्नमेंट को बहुत साल लगे. सिल्क रोड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, लोग को पढ़ना चाहिए इसके बारे में जिनको लगता है कि डार्क वेब पर ट्रैकिंग नहीं होती है. सिल्क रोड एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था डार्क वेब का जहाँ पे बहुत सारा इलीगल काम होता था. FBI ने उसको शट डाउन कर दिया. सालों लगे करने में लेकिन उसको शट डाउन कर दिया. सो एवरीथिंग इज पॉसिबल. ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है. और बिटकॉइन चलते हैं डार्क वेब में आज भी? क्रिप्टो करेंसी चलती है. बिटकॉइन क्या बहुत सारी अलग अलग क्रिप्टो करेंसी थी. वहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन ही क्रिप्टो करेंसी में होता है. फिजिकल या नॉर्मल करेंसी नहीं चलती है. उसका रीज़न अगेन एनोनिमाइजेशन. बिकॉज आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है आपको. दूसरा, वहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आपको नहीं पता सामने वाला कौन है, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ. मैं अपनी आइडेंटिटी दूसरे वाले को नहीं बताना चाहता हूँ, दूसरा वाला मुझे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता है. तो मैं एक एनोनिमाइज तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ और ऐसे तरीके से कि वो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये दोनों को पता चले 100% श्योर. बिकॉज वहाँ पे फ्रॉड भी हो सकता है. तो जो आपका बिटकॉइन है या फिर आप जिसको क्रिप्टो करेंसी नॉर्मली कहते हो वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपका एनोनिमाइज ट्रांजेक्शन होते हैं. और जो आपका बेसिकली सिक्योर ट्रांजेक्शन होते हैं एनक्रिप्शन बेस्ड, जहाँ पे आपका सिक्योर ट्रांजेक्शन हैश जनरेट हो रहा है. तो जब ट्रांजेक्शन दोनों तरफ से वेरीफाई हो जाता है तभी जाकर के ट्रांजेक्शन कंप्लीट माना जाता है. राइट. डार्क वेब में आजकल लीगली लोग कुछ भी नहीं करते, ओनली फॉर इलीगल एक्टिविटीज़. लीगली भी चीज़ें होती हैं. बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो नॉर्मल वेब में बैंड हैं, वो डार्क वेब पे आपको मिलेंगे. अच्छा. बट वही चीज़ है, डार्क वेब को एक्सेस करने के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो नॉर्मल इंसान को नहीं करने चाहिए. आपके कीबोर्ड से लेके आपकी स्क्रीन से लेकर के आपके ब्राउज़र से लेकर के किसी भी चीज़ से आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है. एंड इफ़ दे गेट टू नो योर आइडेंटिटी और आपने किसी गलत किसी क्लोज वेबसाइट पे जहाँ पे कोई इलीगल काम हो रहा है वहाँ पे एक्सेस कर दिया गलती से, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई, यू कैन इवन लूज़ योर लाइफ. पब्लिक वाईफाई कितना सेफ है? ओके, अगर हम पब्लिक वाईफाई की बात करते हैं तो दो तरह के पब्लिक वाईफाई आते हैं. एक तो आपका रेलवे स्टेशंस, मेट्रो स्टेशंस. दूसरा आपका मेट्रो स्टेशंस वगैरह के बाहर लगे होते हैं, कैफ़ेज़ के बाहर लगे होते हैं. राइट. मेरे हिसाब से पब्लिक वाईफाई कोई भी सेफ़ नहीं है. बिकॉज रीज़न इज़ जहाँ पब्लिक वर्ड आ जाता है मतलब इट कैन बी एक्सेस बाय एनीवन मीन्स इवन द अटैकर्स. मैं पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट करता हूँ, आई टेल पीपल देयर इज समथिंग कॉल्ड नेटवर्क स्कैनिंग सॉफ्टवेयर. एक वायरशार्क आता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं. आप पब्लिक वाईफाई में कनेक्टेड हो, मैं भी कनेक्टेड हूँ. मैंने कनेक्ट करके वहाँ के सारे डेटा को इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया. अब आप उस पब्लिक वाईफाई पे अगर कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर कोई ऐसी चीज़ भेज रहे हो जो एनक्रिप्टेड ना हो, जो ओपन हो, तो उस केस में आपका डेटा
हैकर्स के पास जा सकता है, वो उसको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। हैकर्स कई बार बैठे होते हैं ऐसे पब्लिक वाईफाई स्पेसेस पे इस डेटा को इंटरसेप्ट वो तो करने के हब लिए। हो जाएगा फिर एग्जैक्टली स्कैमर्स लोगों का। एग्जैक्टली इसीलिए बोला जाता है पब्लिक वाईफाई जब आप यूज़ कर रहे हो ऑलवेज यूज वीपीएन। वीपीएन से आपका डेटा एन्क्रिप्टेड चैनल से जाता है, तो एटलीस्ट आपका वीपीएन डेटा यूज़ करना चाहिए। अटैकर्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये होता है। या फिर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो आपके इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं उसको कभी भी वाईफाई पे ना करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस आई गिव टू द पीपल। बाकी पब्लिक वाईफाई यू कैन डू फॉर वॉचिंग मूवीज, यू कैन डू फॉर एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट थिंग। बट हाँ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन और इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन लॉगिन वॉगिन उस पर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैन बी कैप्चर्ड बाय एनी ऑफ द अटैकर। आपका सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस कौन से केसेस या फिर ऐसा कुछ शॉकिंग केसेस जिसे आप हैंडल किए हो, जिसमें क्रिमिनल बहुत ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हो? There was a case of a child which was involved in a पेटीएम फ्रॉड। एक बच्चा था 9th क्लास में पढ़ने वाला, जो बहुत शातिर बच्चा था। उस बच्चे का एक्चुअली चीज़ क्या थी, हमने एक पेटीएम फ्रॉड हुआ था बहुत बड़ा, कई लोगों के साथ, 2-3 लोग के साथ। तो जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो 9 साल, वो 9th क्लास का बच्चा सामने आया। वो 9th क्लास के बच्चे के पेरेंट्स को एक्चुअली सस्पेक्ट किया गया था कि इसके पेरेंट्स कर रहे हैं। बट जब उसके पेरेंट्स से बात की गई तो पता चला डिजिटल डिवाइस उस घर में तो बच्चा यूज़ करता है। अच्छा, बहुत दिमाग लगाया था बच्चे ने। वाईफाई दादाजी के नाम पे था, मोबाइल नंबर पिताजी के नाम पे था, बाप रे। फ़ोन उसका खुद का था, आईफोन। अच्छा, माँ बाप को लगता था हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, ही इज़ डूइंग सम ब्लॉगिंग और समथिंग और एनी काइंड ऑफ वर्क जो पढ़ रहा है, जो कुछ घर कर पे रहा है। बताता था। हाँ। ऐसा कर रहा है कि हमारा बच्चा 9th क्लास में पैसा कमा रहा है, ही इज़ अर्निंग मनी, ही इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ ब्लॉगिंग और सम काइंड ऑफ यू नो सोशल मीडिया वर्क। बच्चे ने खुद से आईफोन खरीदा, अपने भाई बहन को गिफ्ट देता था, आईपॉड खरीद रखा है, सब कुछ कर रखा है। बट एक्चुअली ही वॉज इन्वॉल्व इन अ फाइनेंशियल फ्रॉड। वो लड़के ने पेटीएम के फेक अकाउंट्स बना के कॉल करता था, कॉल करके लोगों से OTPs वगैरह लेकर के चीज़ें करता था। एंड ही लर्न दिस थ्रू हिज फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम असम, और जिनके साथ वो फ्री फायर गेम खेलता था। उसने गेमिंग के थ्रू ही सीखा। अच्छा, इतना इन्वॉल्व दिमाग था बच्चे का। बच्चे ने अकाउंट में जो पैसा डाला वो डाला था NSDL का एक जिफी करके ऐप आता है जिसमें बैंक अकाउंट बनता है, डिजिटल अकाउंट। NSDL जिफी अकाउंट में उसने पैसा डाला था। वो जिफी अकाउंट उसका खुद का नहीं था, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी स्कूल की, उसका अकाउंट बनाया था। अच्छा। उस लड़की का आधार कार्ड, उसका फ़ोन नंबर लेके, और लड़की को पता भी नहीं था कि मेरा अकाउंट है। हाँ। उसके अलावा लड़का ब्लॉकचेन और बिटकॉइन में ट्रेडिंग करता था। बाप रे, और 9th क्लास में ये सब। यस, बिटकॉइन में उसके अच्छे अच्छे अकाउंट्स थे। एंड यू नो व्हेन ही वाज कॉल्ड देयर, एक उसका बिटकॉइन उसका क्रिप्टो ट्रेडिंग अकाउंट मिल गया था, जो उसका आईडी पासवर्ड था। उससे आईडी पासवर्ड जब पूछा, पुलिस वॉज इन्वेस्टिगेटिंग हिम फ्रॉम डे टाइम 12 बजे से लेकर के शाम के 4 बज गए। उसने बोला ही नहीं, बोलता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आता, रोने लग गया, ये वो ऐसा वैसा। लास्ट में द पुलिस हैड टू यूज़ फोर्स ऑन हिम। उसको फोर्स किया, उसको डराया, और उसको थोड़ा उसके पेरेंट्स, जुवेनाइल केस था? जुवेनाइल केस Below था, 18। ये बिलो 18, 9th क्लास का बच्चा था। उसके पेरेंट्स वगैरह ने भी उसको चांटा वाटा मारा, उसको बताया कि भाई बता क्या कर रहा है, ये वो ऐसा वैसा। तब जा करके इन द एंड ही एक्सेप्टेड दैट येस आई डिड इट, बट ही सेड आई विल नॉट टेल यू व्हाट आई हैव डन कंप्लीटली, मैं पूरा नहीं बताऊंगा। फिर धीरे धीरे, क्योंकि मैं डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनर था उस केस में, मैंने धीरे धीरे उसको सामने से बताना शुरू किया ट्रेसेस कि तेरा ये मिला है, मुझे ये मिला है, ये मिला, ये फिर मिला। वो उसको धीरे-धीरे पता फिर चला कि हाँ, पकड़ा जा रहा हूँ। वो पकड़ा जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे उसने एक्सेप्ट करना शुरू किया। बट जाते जाते भी उसने पता है क्या बोला, वो बोला मेरे अकाउंट में अभी भी इतने सारे USDT है, और तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे अरेस्ट कर लोगे तो मैं फंस जाऊंगा? ईगो है। कोई बात नहीं, मैं जेल भी चले गया तो मेरे पास इतना पैसा है, मैं पैसे से छूट जाऊंगा, मेरे पास तो अभी भी इतना पैसा है अकाउंट में, उसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, मैं कल को करोड़पति बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। दिस वाज द साइकोलॉजी ऑफ दैट बॉय, एंड ही लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब ड्यूरिंग द कोविड टाइम। ये कोविड के टाइम का केस था। आराम से उसने यूट्यूब में देख करके सब कुछ सीखा, कैसे वॉइस मैनिपुलेट करते हैं, कैसे फेक वेबसाइट बनाते हैं, कैसे फेक कार्ड क्लोनिंग होती है, ये वो ऐसा वैसा। और उसके कुछ फ्रेंड्स थे फ्री फायर वगैरह खेलने वाले, उन सबके साथ मिल करके वो चीज़ करता था। तो दैट डे आई वॉज लिटरली शॉक्ड एंड मूव फ्रॉम इनसाइड कि टेक्नोलॉजी कैन बी सो डेंजरस। दैट टेक्नोलॉजी वॉज एक्चुअली यूज टू बेनिफिट समवन। बट आज मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, पता है यूट्यूब को मॉडरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई वुड लाइक दिस टू गो टू गूगल इन फैक्ट एंड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो। यूट्यूब में मॉडरेशन की बहुत ज़रूरत है। एक चाय बनाने से लेकर के बॉम्ब बनाने तक का सब कुछ आज यूट्यूब में है। मैनी ऑफ द व्लॉगर्स आर देयर, मैनी ऑफ द पीपल आर देयर हु आर डिस्क्लोजिंग मैनी ऑफ द
इंट्रिकेट थिंग्स ऑन यूट्यूब, जिसको कई बार ये बच्चे देखते हैं, कई बार वो सीखते हैं, उनको नहीं पता होता है सही क्या गलत क्या है, उनको तो सिर्फ प्रोसीजर पता हाउ है टू ना। डू वीडियोस बहुत मिल या जाएंगे एग्जैक्टली आपको। उनको तो प्रोसीजर पता है, वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, दे आर डूइंग थिंग, उनको ये थोड़ी पता है इथिकली लीगल है इलीगल है। जब वो पकड़े जाते हैं तब उन्हें पता चलता है ओ यस दिस इज रॉन्ग। और एक गेम खेलने का भूत बहुत ज़्यादा है। अभी गवर्नमेंट ने जो गेमिंग बिल पास किया है बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम खेलने का भूत बहुत ज़्यादा है। वो पता है इस पैसे का यूज़ किस लिए करता था, फ्री फायर्स में डिफरेंट चीज़ें खरीदने के लिए। उसको फ्री फायर में चीज़ें खरीदनी थी, उसको गेम खेलना था, पबजी में कॉइन्स खरीदते थे, इसके लिए वो ये सब कुछ करता था। ये गेमिंग बिल से क्या फ़ायदा होगा? गेमिंग से फ़ायदा ये होगा कि पहले तो आपका जो इलीगल गेमिंग होती है, जो आपका बैटिंग एप्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, पोकर। इनफैक्ट मैं तो इस बात पे शॉक दूँ, पेटीएम गूगल पे भी अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आजकल आपको कूपन्स क्या मिल रहे हैं, पोकर। आपको पैसा मिलते हैं, बाजार हाँ। ये पैसा जीतो, ऐसे अलग अलग ऐप्स आते हैं जहाँ पे गैम्बलिंग ऐप्स हैं, जहाँ पे आप पैसा लगाओ, लूडो खेलो, आप कैरम खेलो, आप कुछ भी खेलो, जिसमें आप शुरू में जब आप 50 100 200 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्ट करने पे आपको धीरे धीरे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। द मोमेंट यू इन्वेस्ट मच, एडिक्ट हो जाओगे दिस इज उसमें। एक्चुअली कॉल्ड पिग बुचरिंग स्कैम। थोड़ा थोड़ा करके आपको खिलाया जाता है, बाद में यू आर बीइंग बुचर्ड आउट। तो थोड़ा थोड़ा करके पहले आपको बेनिफिट दिए जाएंगे, बाद में इन दी एंड यू आर बीइंग ड्यूप्ड ऑफ ऑल द मनी। जिस ऐप से आप पैसा कमा रहे थे वो ऐप ही गायब है, आपका अकाउंट ही गायब है, या फिर आपको बोलेंगे और इतना पैसा दो, पैसा विड्रॉ करने के लिए हमारी ये फीस है, विड्रॉल फीस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड यू आर जस्ट डन। तो ये बहुत बड़ा एक गेमिंग स्कैम होता है और लोग बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में फंसते हैं, बेटिंग और गेमिंग। इसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने गेमिंग एंड बेटिंग बिल अभी जो पास किया है, इससे आपके जितने भी इलीगल गेम्स है गवर्नमेंट उसको बंद कर सकती है, विड्रॉ मतलब उन ऐप्स को हटाया जा सकता है प्ले स्टोर से। जिस चक्कर में आपको पता होगा कुछ टाइम पहले पेटीएम को भी प्ले स्टोर से हटाया गया था, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद किया गया था, बिकॉज उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था। तो ये सब ऑनलाइन गेमिंग एंड बेटिंग पे इन्वॉल्व है। तो ऑनलाइन गेमिंग एंड बेटिंग इज़ अगेन अ वेरी बिग थ्रेट विच इज़ कमिंग इन द सोसाइटी। और लोग क्रिकेट का भूत तो हमारे देश में है ही, एंड इट इज़ गुड, पीपल ड्रीम शुड 11 एंड ऑल दैट। वॉच स्पोर्ट्स, अच्छा है। बट क्रिकेट की बैटिंग के चक्कर में जो लोग फंसते हैं बहुत ज़्यादा फंसते हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा बैटिंग बुरी है, बैटिंग इज़ गुड, आप बैटिंग करो, आप चीज़ें करो, बिकॉज इट इज़ माइंड गेम। कई कई जगह अच्छे कैरम गेम्स वगैरह गेम्स अच्छे भी हैं, बट ये जो इलीगल बैटिंग और ये जो फ्रॉड बैटिंग है ये बहुत गलत चीज़ है, जिस पे रोक लगनी चाहिए, और इसलिए गवर्नमेंट ने बिल लाई है। तो बच्चा भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व था। लास्ट में जब वो पकड़ा गया, ही टोल्ड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग वाज अनकवर्ड। So that day I usually thought that our society actually needs a lot of cyber awareness, or not only cyber security, cyber ethics Indeed, are also very it's important. लोग people should know what is ethical, what is unethical. और दूसरा, लोगों के अंदर कानून का डर होना चाहिए। लोगों को लगता है कि आईटी एक्ट कुछ भी नहीं है, साइबर क्राइम में करूँगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन पड़ जाएगा, 6 महीने के लिए ये जेल चल जाऊँगा, स्ट्रिक्ट बाहर आ रूल्स नहीं जाऊँगा। है ना, रूल्स के साथ साथ जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना रूल्स का, वो भी बहुत फीका है। पीपल नो टू से दैट आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुझे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, बट किसी इंसान को पूछो उसके 5 फंडामेंटल राइट्स क्या है, 5 लॉज क्या हैं, लोग को ये नहीं पता होता है। लोग को ट्रैफिक लॉज नहीं पता है। तो आई शुड से लोगों को ना एटलीस्ट लॉ पता होने चाहिए, आपको अपने राइट्स तो पता होने चाहिए कि किस इंसान को कितनी सज़ा हो सकती है। इंसान को लगता है मैं जेल जाऊंगा ही नहीं, बट हाँ वो जेल जा सकता है, थिंग्स कैन बी डन। तो क्रिमिनल्स के दिमाग में भी ये डर पैदा होना ज़रूरी है, उनको पता होना चाहिए कि हाँ लॉ इज़ देयर। और अभी क्रिमिनल्स अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं यस इस फील्ड में। यस, क्रिमिनल्स को लगता है कि हम बहुत ज़्यादा तुर्रम Smart खां है। हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, पुलिस के नॉट डिटेक्टर्स, बट इवन अ स्मॉलेस्ट मिस्टेक कैन कैच यू। आप कभी ना कभी तो कोई गलती करोगे। लोग सोचते हैं वीपीएन, वीपीएन इज़ द अल्टीमेट शील्ड, वीपीएन लगाने के कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है, वीपीएन वाले पकड़े जाते हैं। देयर आर वेज जहाँ वीपीएन से भी आपकी आइडेंटिटी डिटेक्ट हो सकती है, बिकॉज यू नो मशीन्स कैन नॉट डू एरर्स, बट यू आर ऑलवेज अ ह्यूमन। ह्यूमन इज ससेप्टेबल टू एरर्स, कहीं ना कहीं आप गलती करोगे, और फॉरेंसिक में हमारा काम ही है आपकी गलती ढूंढना। आपकी गलती हमको मिली और हम आपको पकड़ लेंगे। लोग आपके काम को कैसे फॉलो करें? इफ़ पीपल वांट टू कनेक्ट टू मी, आई एम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे मेरा चैनल है, मेरा अकाउंट है साइबर यूवी, प्लस लिंक्डइन पे मैं साइबर यूवी के नाम से हूँ। यूट्यूब पे मेरा चैनल है साइबर यूवी, प्लस एक और मेरा पहले एक प्रोग्राम चलता था साइबर सक्षम विद युगल पाठक, उसके थ्रू। प्लस लिंक्डइन पे मेरा ब्लॉग भी आता है अलग से, साइबर क्रॉनिकल्स। मेरा मीडियम पे ब्लॉग है साइबर यूवी, जिसके थ्रू मैं लोगों को साइबर अवेयर करता हूँ। आई हैव मैनी स्टोरीज, रियल साइबर क्राइम इंसिडेंट्स को मैं स्टोरीज़ के फॉर्म में बना करके लोगों के पास ले जाता हूँ, सो दैट पीपल कम टू नो कि वो क्राइम्स कैसे हो रहे हैं ऑटो ऑपरेंडी विदाउट रिवीलिंग द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम्स। एंड मोस्ट ऑफ दोज थिंग्स आर विच आई हैव सॉल्व, विच आई हैव डन। सो आई वुड रिक्वेस्ट पीपल, इफ दे वांट टू कनेक्ट टू मी, दे कैन कनेक्ट मी थ्रू दीज चैनल्स, दे कैन फॉलो माई वर्क इन दीज प्लेसेस। और बाकी ये मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे बहुत कुछ अवेलेबल है जहाँ से लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जाते जाते बस
एक ही चीज़ कहना चाहूँगा लोगों को, किसी और को फॉलो करें ना करें, आप साइबर दोस्त को ज़रूर फॉलो करें. साइबर दोस्त इज़ द मैस्टरडन ऑफ I4C. साइबर दोस्त जो है, साइबर दोस्त का इंस्टाग्राम अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है. साइबर दोस्त आपका व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, आपका लिंक्डइन पे अवेलेबल है. तो साइबर दोस्त इज समथिंग विच इज़ अ प्रोग्राम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें वो साइबर अवेयरनेस फैलाते हैं लोगों के लिए. तो टेलीग्राम से लेकर के व्हाट्सएप से लेकर आपको रोज अपडेट्स आएंगे अलग अलग क्या क्राइम्स होते हैं. प्लस साइबर दोस्त आपको गाइड करेगा कैसे साइबर सेफ रहना है, कैसे साइबर सेफ नहीं रहना है. तो साइबर दोस्त को फॉलो करें. कोई भी साइबर क्राइम हो 1930 पे रिपोर्ट करें या फिर cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट करें. बस यही मेरी एडवाइस है. आपने मेक इन इंडिया के लिए भी कुछ काम किया है? हाँ, मेक इन इंडिया के लिए मैंने थोड़ा बहुत काम किया है. तो आई वॉज वर्किंग विद अ कंपनी कॉल्ड लीसेट 40 टेक्नोलॉजीज. दे वर बिल्डिंग सम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट. सो आई वॉज द पार्ट ऑफ इट, जहाँ हमने फॉरेंसिक वर्क स्टेशंस और फॉरेंसिक लैब स्टेशंस पे काम किया था. तो दीज एक्चुअली फॉरेंसिक्स के प्रोडक्ट जितने भी हैं 90% वो सारे फॉरेन में बिल्ड होते हैं, इंडिया में नहीं होते. दैट्स द रीज़न कि फॉरेंसिक प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है बिकॉज इन पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है. तो देर आर कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन मेकिंग दीज मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स. सो इसे फोर्टे वॉज अ कंपनी जहाँ पे मैंने काम किया और वी वर्कड ऑन मेनी मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स जो मार्केट में आए. सो आई वॉज द पार्ट ऑफ द टीम एंड येस आई एम ऑल्सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद इट. और आगे भी मैं चाहूँगा कि मैं और मेक इन इंडिया ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम करूँ जहाँ पे मतलब फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी जो हम आज तक इम्पोर्ट करते थे उसको हम इंडिया के अंदर बिल्ड करें और आगे वर्क करें. तो ऐसे कई स्टार्टअप्स हैं, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनके स्टार्टअप्स हैं और स्टार्टअप इंडिया के प्रोग्राम्स हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड रहता हूँ. और मैं स्टूडेंट्स को भी गाइड करते रहता हूँ कि वो इंडिजीनियस साइबर सिक्योरिटी और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को लाएं ताकि हम लोग आत्मनिर्भर बन सकें. एक फाइनल मैसेज जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, टू दोज हु वांट टू बिल्ड अ करियर इन साइबर क्राइम डिपार्टमेंट और फॉरेंसिक्स, क्या बोलना चाहेंगे? दो चीज़ें कहना चाहूँगा. पहली चीज़ तो ऑलवेज़ कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन, बिकॉज ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको रेगुलरली अवेयर होने की ज़रूरत है. आपको नए नए साइबर थ्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. आप कभी भी एक पुरानी नॉलेज को लेकर के इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज अ डायनेमिक फील्ड. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़ द रूल. सेकेंडली, किसी को अगर लगता है कि अ डिग्री अ सर्टिफिकेशन is a barrier for me to come in this field, it is not there. You just needs pure skills and knowledge. ऐसे भी लोग हैं जो BA BCom या कोई भी अदर डिग्री करके इस फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. कई लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं बट स्टिल दे आर वर्किंग इन दिस फील्ड, दे आर क्रिएटिंग साइबर अवेयरनेस. सो इट्स ऑल अबाउट द राइट इंटेंट एंड द विल टू वर्क इन दिस फील्ड जो आपको इस फील्ड में आगे ले जा सकता है. और अगर आप टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं तो जितना आप टेक्निकली खुद को शार्प डाउन करेंगे, जितनी अपनी स्किल्स को बिल्डअप करेंगे, यू विल बी गुड इन दिस फील्ड. तो यही दो चीज़ें हैं. उसके अलावा यू ऑलवेज नीड अ राइट मेंटर. आपको अच्छे गाइडेंस चाहिए बिकॉज कोई भी अगर आपको बोल दे कि किसी सर्टिफिकेशन को करने से, यूट्यूब चैनल फॉलो करने से आप साइबर एक्सपर्ट बन जाओगे, दैट इज़ नॉट द फील्ड. दिस फील्ड एक्चुअली रिक्वायर्स हार्ड वर्क. आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करनी पड़ेंगी. एक्सपीरियंस इज द मेन गेम. कीप योरसेल्फ यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेट और विद टाइम यू विल इवॉल्व एंड यू विल बिकम गुड इन दिस फील्ड. सो दैट इज़ ऑल. थैंक यू सो मच. इट वाज रियली इंसाइटफुल और बहुत कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं मालूम थी और आई एम श्योर फॉर लिसनर्स एंड व्यूअर्स जो उनको नहीं पता था, तो आपने बहुत सारी चीज़ कवर किया एंड यू स्पीक रियली पैशनेटली अबाउट व्हाट यू डू. थैंक यू सो मच. Thank you for inviting me here. And yes, actually, it's the passion only which drives me in this field. And later in life also, my passion will be only the one which I'll drive. और forensics में अगर किसी को रहना भी है तो before going, I'll say one thing. Forensics is a passion which requires a lot of patience. You have to be patient to grow in this field, and you have to have a good passion. Thank you so much.